तो सबको गुड मॉर्निंग। और जैसा हमने एक शेड्यूल बनाया भी था, आपके साथ शेयर भी किया था कि इंडियन सोसाइटी हम लोग शुरू करेंगे 19 से। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पहले दिन। और कल शाम के ओरिएंटेशन में सुमित सर ने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन करना, सिलेबस जानना और सिलेबस पढ़ने से इम्पोर्टेंट ये है कि ये जानना कि सिलेबस में आखिर हमारे लिखा क्या है। जो यूपीएससी एटलीस्ट मेंस एग्जाम है, उसमें इट स्टैंड्स वेरी ट्रू टू इट्स सिलेबस। तो जो सिलेबस में यूपीएससी में सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं उसी के कीवर्ड्स को उठा के लेके आए हम लोग। तो फर्स्ट लाइन से आप लोग देखना शुरू करिएगा। तो सिलेबस, आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? कोई कट तो नहीं रहा आवाज? वॉइस क्लियर है। आवाज क्लियर है ना? हम्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस, जो हमारे यूपीएससी के जब फॉर्म भरते हैं हम लोग, तो तभी वो एक बार हमें नोटिफाई करते हैं कि हम एग्जाम में आखिर मेंस के सिलेबस में हमें पूछना क्या चाहते हैं। तो यही इनके, उन्होंने तो 4 पॉइंट ही बना रखा है। बट वो 4 पॉइंट को अगर हम लोग माइक्रो मतलब इस लेवल पे तोड़ें, तो ये 4 टॉपिक, 4 के बदले में ये 7 टॉपिक बनते हैं। और पहला टॉपिक का नाम क्या आता है कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी। जो हमारा सोसाइटी में, एक सेकेंड, जो जिस सोसाइटी के बारे में बात हो रही है आखिर उसके फीचर्स ही क्या हैं। फीचर्स और उसके डाइवर्सिटी के बारे में बताइए कि अलग अलग सोसाइटी को, कि इंडिया जो डाइवर्स कंट्री आप जानते हैं, तो डाइवर्सिटी जो इंडिया के लेवल पे है, तो उसी तरीके सोसाइटी की भी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी या फिर इंडियन सोसाइटी क्या क्या फीचर्स होंगे, ये जो वेरी फर्स्ट जो मैक्रो पॉइंट जो बताता है यूपीएससी का सिलेबस, वो पहला पॉइंट ये है। फिर दूसरा, यूपीएससी के आज दिस इज एज पर यूपीएससी सिलेबस, वर्ड बाय वर्ड मैंने कॉपी किया है, उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर इससे पीवाई क्यू या क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। सेकेंड टॉपिक जो यूपीएससी मेंशन करता है, उसका नाम क्या है कि रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा सा इन्होंने छोटा दे दिया, बट इसमें कुछ कुछ टर्म्स और आते हैं, जैसे कि ये लोग मैरिज पूछते हैं कई बार, प्लस इसमें मैरिज भी आता है, प्लस फैमिली भी आती है। तो ये पूरा सिलेबस होना चाहिए था इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये मैरिज और फैमिली के साथ ही पूछेंगे, rather देन केवल वुमेन के बारे में बात हो। फिर उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन एंड इट्स एसोसिएटेड इशूज। तो पॉपुलेशन, ये भी डायरेक्ट यूपीएससी के सिलेबस में ही मेंशन है। और ये समझिए कि ये जब इन्होंने स्पेशल दिया है, तो इसी से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते भी हैं ये लोग। ये आगे जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो इसमें देखते हैं कि आखिर पॉपुलेशन के बारे में इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, या फिर क्या इनका क्वेश्चन, क्या डेप्थ पे क्वेश्चन पूछते हैं इस चीज पे। फिर पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ये भी वहीं सिलेबस से ही है। तो ये तो आपने देखा होगा कि पॉवर्टी और डेवलपमेंटल इशू है ना, ये आप अक्रॉस द जीएस चारों पेपर के अंदर आप देखेंगे कि हर एक जगह ये पढ़ने को मिलता है। पर जीएस 1 में जो है, ये फिर वापस सोसाइटी के सिलेबस के अंदर आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग सोशल एंगल इसमें इंक्लूड करना होता है कि आखिर पॉवर्टी का रीजन क्या है, सोसाइटी कैसे उसके लिए मतलब परपेचुएट कर रही है, या फिर सोसाइटी कैसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर डेवलपमेंटल इश्यूज है, आखिर इकोनॉमिक इश्यूज अलग हो सकते हैं, पॉलिटिकल इशू अलग हो सकते हैं, बट सोसाइटी में एक्चुअली क्या करना होता है, हमें सोशल एंगल को थोड़ा ज्यादा देना होता है वेटेज इसमें। तो इसलिए एक बार इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज को जीएस 1 के अंडर भी सेम सेम हेडिंग के साथ ही दे रखा है ये। फिर उसके बाद फिफ्थ टॉपिक है अपना अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। यही है कि अर्बनाइजेशन तो चलिए हो रहा है बहुत, स्मार्ट सिटीज की बात हम लोग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, टीयर 1 टी सिटीज, टीयर 2 सिटीज, डीकंजेशन ऑफ सिटीज, ये सब सारी चीजें बातें करते हैं। लेकिन आखिर ये सोसाइटी के लेवल पे कैसे इंपैक्ट करता है, और इससे क्या अर्बनाइजेशन हो रहा है, दैट इज ए गुड थिंग। बट उससे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उनके रेमेडीज क्या हैं। तो डायरेक्ट बहुत ही सिंपल तरीके से इसने एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड इन्होंने दिया है अपने सिलेबस में। आई स्कोर दे स्टैंड ट्रू टू दिस, ये इसी के आसपास ही क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अगला क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है। तो हम पता ही है कि पोस्ट एलपीजी के टाइम से अपन हम लोग तो एटलीस्ट ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से फेस कर रहे हैं। और देखा ही होगा आपने, एमएनसी का ग्रोथ हो, या फिर हमारा कल्चर का जो जो बोलते हैं ना मैकडोनलाइजेशन, क्या होता है, मैकडोनल्ड वाली कल्चर हम नीचे लेके आए हैं हम लोग। कई सारी चीजें हमारी, ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा होगा कि ग्लोबलाइजेशन हमारा कैसे, कि हमारी लोकल चीजें कैसे ग्लोबल हो रही हैं, ग्लोबल चीजें कैसे लोकल हो रही हैं। तो इससे हमारी सोसाइटी पे क्या, एक सेकंड इसको,
हाँ हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वो एक मैंने मोड उसका चेंज नहीं किया था। तो यही ग्लोबलाइजेशन जो है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग जो फेस कर रहे हैं, उस ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या इंडियन सोसाइटी पे इफेक्ट्स हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये एक टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या, सोशल एम्पावरमेंट, कॉम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये चार अलग अलग टॉपिक है। चार अलग अलग टॉपिक है, बट फिर वापस क्या होता है कि इनके ये जो टॉपिक जो ये 1 से 7 तक अपने देखे हैं, ये सातों टॉपिक को इन्होंने एक तरीके से इंटरमिंगल कर रखा है हर एक जगह पे। एक ऐसा नहीं पूछेंगे कि मैरिज है तो मैरिज का मैरिज ही रह जाएगा, केवल क्वेश्चन पूछेंगे वो मैरिज का, आपको पूछेंगे कि रीजनलिज्म पे क्या असर हो रहा है, रीजनल लेवल पे मैरिज में क्या इशू है, कैसे नॉर्थ साउथ में मैरिज में क्या अंतर हो सकता है, या फिर लोग ग्लोबलाइजेशन का मैरिज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन का फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अर्बनाइजेशन से फैमिली में क्या इशू आ रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वर्क फ्रॉम होम का आपकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। वो तो कैसे है, वर्क फ्रॉम होम कहाँ आएगा, ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में। और फैमिली कहाँ आएगी, तो यहाँ पे आ रही है, फैमिली यहाँ पे आ रही है। दो चीजें अलग अलग थी लेकिन इसको इंटरमिंगल करके ये पूछते हैं। तो इससे एक बार आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि जो सोसाइटी है ये किसी पार्टिकुलर टॉपिक वाइज नहीं बनेगा, ये हर एक चीज को इंटरकनेक्ट किया जाएगा। वुमेन को अर्बनाइजेशन से, अर्बनाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन को रीजनलिज्म से, सेकुलरिज्म से, हर एक चीजें इसको इंटरमिंगल की जाएगी। तो इसी को समझने के लिए कि आखिर यूपीएससी चाहती क्या है हमारे से इस पेपर में, क्योंकि एक बार आपको जानना होगा कि यहाँ पे जो भी अभी ग्रुप में हमारे अभी जुड़े हुए हैं, शायद सबने कुछ ना कुछ मेंस का एक्सपीरियंस है सबके पास। तो एक आइडिया सबको होगा कि एटलीस्ट 75 to 80 मार्क्स एटलीस्ट आ रहा है हमारे एग्जाम में। तो आउट ऑफ 258 एट मार्क्स, अबाउट 33%। तो 1/3 पेपर ऑफ सोसाइटी आ रही है। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि इसमें कैसे स्कोर करें, और इस पे स्कोर करके ही आप जीएस वन का स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे बढ़िया जानना है किसी सिलेबस को जानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पीवाई क्यू उनको देखा जाए। तो हम जब बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं, पिछले 5 साल के जो पीवाई क्यू पूछे गए हैं, इनको ही हमने बांट रखा है कि अलग अलग जो सिलेबस के पॉइंटर्स थे हमारे, इन पॉइंटर्स पे वो कहाँ फिट बैठते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपके जब भी क्वेश्चन कुछ कुछ कई बार क्या क्वेश्चन आएंगे ना, कुछ फालतू क्वेश्चन आते हैं। फालतू इन द सेंस कि जो आपके डायरेक्टली सिलेबस से कवर हो नहीं रहे हैं। तो उनको करने का क्या तरीका होगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको सिलेबस से मैप करना होगा कि आखिर ये किस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। जैसे वर्क फ्रॉम होम है, कहाँ आपको सिलेबस में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट इफ यू हैड मैप्ड इट टू अर्बनाइजेशन एंड वुमेन या फिर फैमिली, इट मतलब ये इस तरीके से आपके लिए इजी हो जाता है। तो कुछ पॉइंट जनरेशन में आपको आसानी पड़ती है जब भी आपको पता होता है कि सिलेबस किस तरीके से क्वेश्चन से मैप हो रहा है। तो इसी को लेके हम लोग 2021 से 2025 तक है, जो भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं सबको एक बार थीमेटिकली हमने इसको कंपाइल किया है और इसको उस तरीके से बाइफरकेट किया है, ताकि एक बार देखना पड़े कि हाँ इस हेडिंग से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, अगले हेडिंग से जो सेकंड हेडिंग जैसे है रूल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन मैरिज फैमिली, इससे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज से क्या आ रहे हैं, पॉवर्टी से कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। तो ये एक बार जानने के लिए हमने इसको अलग अलग पीवाई क्यू को अलग अलग इस थीम वाइज, जो ये थीम हमारे सिलेबस का था उस थीम वाइज हमने बांट रखा है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस बार 2025 का क्वेश्चन देखते हैं कि डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर्स अराउंड टू एक्सेस, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, गिव योर ओपिनियन। देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ट्राइबल डेवलपमेंट जो बातें की जाती है, ये क्या था, इंडियन डाइवर्सिटी की तो बात थी कि हमने एक क्या होता है कि एक नॉर्मल जो शहरों में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, कुछ ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो एक्सक्लूडेड हैं एक तरीके से, जो जनरल एक्सक्लूजन फेस करते हो, जो हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक्सक्लूडेड है। जैसे कि जीएस भूरे एक थे हमारे थिंकर, उन्होंने बोला था कि दे आर नॉट बैकवर्ड, दे आर जस्ट बैकवर्ड हिंदूज। एक उन्होंने कैसे कनेक्शन भी किया था और एक तरीके बताया कि हाँ ये अलग तो है बट ये कनेक्टेड भी है। तो ये ट्राइबल जो टर्म है, ट्राइबल डेवलपमेंट, ये आपके सिलेबस में कहीं नहीं था, लेकिन कैसे सोसाइटी से इसको कैसे कनेक्ट किया गया, क्योंकि हमारी सोसाइटी के ही पार्ट है। तो इस तरीके से ट्राइबल डेवलपमेंट इस हेडिंग में डाल रखा है हमने। और ये डाइवर्सिटी का भी है क्योंकि अलग अलग एरिया वाइज बोल सकते हैं आप, या फिर अलग अलग कम्युनिटी वाइज जो है, इस तरीके से आप इसको बाइफिकेशन देख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा, डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर्स अराउंड टू एक्सेस। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग कि आखिर क्वेश्चन को ये करना था कैसे। आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब वहाँ एग्जाम में आया था, तो आखिर ये तो सिलेबस में कहीं राइट दिख नहीं रहा, लेकिन ये इसको करना कैसे था, इसको क्वेश्चन को कितने पार्ट थे और क्या करना था। देखिए 15 नंबर का है, आपको लिखना है 250 वर्ड्स ऑलमोस्ट। फिर इसमें क्या बोला, गिव योर ओपिनियन। ये आपको बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया गया कि आप अपना ओपिनियन दीजिए। बोथ ओपिनियन क्या हो सकता है ना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना था कि डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर्स अराउंड टू एक्सेस,
दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो अब पहला तो ये करते कि जो टू एक्सेस की बात है, पहले तो आप सबसे पहले डिस्क्राइब करते कि ट्राइबल पीपल हैं कौन से, या ट्राइबल हैं कौन, और ये डेवलपमेंट उनकी किस तरीके की बात की जा रही है। कि जो ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट की बात हो रही है, जैसे होता है ना कि अभी क्या था, कुछ दिन पहले आया था उड़ीसा में कुछ डेवलपमेंट हुआ, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे खोंड जो ट्राइब्स थे उनको बहुत डिस्प्लेस किया गया, उनका रिहेबिलिटेशन हुआ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में उसका मैटर पे गया, और पॉस्को पॉक्सो एक कंपनी था, आपको शायद नाम याद आ रहा होगा, उससे चलते उनको उस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर रोकना पड़ा। ये देखिए उस तरीके से आप लिंक करिए तो कितना बढ़िया इंट्रो बन जाएगा कि डेवलपमेंट जो आप बता रहे हैं एक वो एक मिनट बस किसी। रविश भाई। जो रविश हाँ भाई हाँ ये सब जो जो बीच बीच में फैक्ट्स या एग्जांपल्स बोल रहे हैं ना, आप लोग हल्का हल्का उसको नोट नोट भी करते रहिए, क्योंकि मतलब एग्जांपल्स ही इंक्लूड करना है आपको, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग हल्का नोट करने का आदत डालिए, तो इससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, कंटिन्यू करो। हाँ ठीक है, जैसे इसका आपका इंट्रो था, इंट्रो जैसे था इसमें, तो इंट्रो जब भी आप लिखते हैं, ये बस मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसको पर्टिकुलरली हम अच्छे तरीके से बाद में पढ़ेंगे, बस मैं इंट्रो बता रहा हूँ कि आखिर इसको तोड़ते कैसे कि पेपर में एक आंसर अच्छा लिख जाता है। तो देखिए, द ट्राइबल डेवलपमेंट इन सेंटर इन इंडिया सेंटर्स अराउंड टू एक्सेस, देखिए इसको सबसे पहले तो आपको कंटेक्चुअलाइज करना था, कि आखिर ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया। अभी क्या ना, आपने सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केसेस सुने होंगे, अभी चल रहे हैं, जो इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेस तो हो जाते हैं, इन द नेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट उनको डिस्प्लेस कर देते हैं कि आप यहाँ से हटिए, यहाँ पे हम फैक्ट्री बनाएंगे। बट व्हाट अबाउट द ट्राइबल पीपल, जिनके वहीं घर था, वहीं उनकी सोसाइटी थी, उनको वहाँ डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो एक तरीके से उनके लिए तो हम उनको डेवलपमेंट के नाम पे ले जाते हैं, बट वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक तरीके से उनका। और उनको लिए एक आरसी, एक ये चलिए आपने इंट्रो लिख दिया, इसके लिए एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आरसी गुहा जी थे, इन्होंने एक इसके लिए लाइन लिखी है कि जो डेवलपमेंट के चलते डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस लीड्स टू डेस्टिट्यूशन ऑफ मेन एंड प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वुमेन। ये बस एक एग्जांपल, मतलब ये आप बाद में यूज कर सकते हैं, इसको मेन बॉडी में यूज कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि आखिर ये इशू है ही क्यों, डेवलपमेंट उनके लिए भी डेवलपमेंट क्यों नहीं है। आखिर हमने बोला कि डेवलपमेंट हम आपका कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट उनके लिए डेवलपमेंट है क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि उनको डिस्प्लेस किया जाता है। और रिहैबिलिटेशन जो है, इसमें एक डेटा लिख सकते हैं आप, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें एक डेटा लिख सकते हैं कि 75% ऑफ द ट्राइबल्स हु आर डिस्प्लेस्ड आर नेवर रिहेबिलिटेटेड। इससे क्या होगा, अलग अलग इशू आएंगे ना, इनको पॉवर्टी होगी, जो इनके सोर्स ऑफ इनकम थे, या जो जो सोर्स ऑफ इनके लिए एक सोसाइटी थी, या फिर जो भी कल्चर था, सभी चीजों के चलते इनको दिक्कत आ रही है। तो क्वेश्चन को तोड़ना कैसे था, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को कंटेक्चुअलाइज करिए कि आखिर ये पूछा क्यों जा रहा है। जैसे ही आप एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखते हैं ना कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन फलाना फलाना जजमेंट हैज pointed out this issue that how this tribal development, so called tribal development has led to falana falana displacement, and as per falana report 75% of the tribals who are displaced are never rehabilitated. So therefore the tribal development revolves around two axes of displacement and rehabilitation। फिर इसको क्या करना था, दो हेडिंग बनानी थी इसकी। यहाँ पे क्या बनाते हैं पहले, कि हाउ लीड्स टू, ये लिखते हैं इसके अंदर पांच छह पॉइंट आप लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए क्या है कि इसके लिए लिखते हैं आप कि रिहैबिलिटेशन में क्या इश्यूज हैं। इसके भी पांच छह पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं कि नहीं, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, सब कुछ नॉट रॉन्ग, कुछ इसके रोजी पॉइंट्स भी हैं, मतलब कुछ इसके फायदे भी हैं। कैसे हम उनको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, इंटीग्रेट इन सोसाइटी है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, और उनका इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट हो गया, और एक मेन स्ट्रीम जो आते आ रहे हैं वो। फिर पॉवर्टी लेवल गिर रहा है वहां पे,
एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है। जो डिजीजेस थी, बोला जाता था कि जितने जो गरीब बीमारियां हैं, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, ये सब चीजों से ये ऐसे ही मरते थे। तो पर ये चीजें अब सुधरी गई हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कैसे सिकल सेल जो अनीमिया जो है, सिकल सेल वाला जो है, इसके लिए कितना एग्रेसिव चल रहा है अपना कैंपेन। तो ये सब चीजें आप बताइए कि हाँ ये सब कुछ गलत ही नहीं है, कुछ इसका फायदा भी हो रहा है। और फिर इसमें लिखिए स्टेप्स क्या है, ये स्टेप्स लिए क्या क्या गए हैं। ये बहुत माइनर पार्ट होगा ये। और फिर इसको लिखिए कि ठीक है, इश्यू तो है, बट इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसको भी एक ये ऐसा बक्सा बनाइए, ऐसे बना के इतना करके ये ये रिजॉल्व करिए, और लास्ट में इसका कंक्लूड कर दीजिए किसी भी डेटा से कि हाँ ठीक है हमने, जैसे कि क्या लिख सकते हैं कि जब इंडिपेंडेंस का समय था तो उस टाइम पॉवर्टी का स्तर क्या था। ये सब हम लोग डेटा आपको बताएंगे। अब देखिए कि पॉवर्टी का स्तर कितना गिर गया, किसी भी एक डेटा से लिख सकते हैं, या फिर किसी थिंकर को कोट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जीएस घूरे की जो बात हो रही थी, कि जीएस घूरे का क्या बोले थे वो, कि ये जो ट्राइबल्स हैं ये बैकवर्ड क्लास हिंदूज हैं, बस इनको इंटीग्रेट करिए, इनको रिहेबिलिटेट करिए, इनको डेवलप करिए। तो जो क्वेश्चन ही था अपना कि टू एक्सेस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इसको आप काउंटर करिए कि नहीं, टू एक्सेस के अराउंड भले ही रिवॉल्व करता हो, बट ये दे आर पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और इसको हम इस तरीके से हम अपने अंदर इनको इंटीग्रेट करें। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को डील कर सकते थे। मुश्किल से 3 पेज होते हैं, मैंने ज्यादा ही बता दिया आपको। 3 पेजेस में आपको इसको लिखना होता है। ये आपको बस मैं बता दूं कि तोड़ना कैसे, इंट्रो कैसे कंटेक्चुअलाइज करिए, फिर उसके बॉडी को कैसे 2-3 पार्ट में तोड़िए, फिर उसके लिए वे फॉरवर्ड बताइए, और किसी थिंकर से या फिर किसी डेटा से या फिर किसी चीज से उसको लास्ट में उसको कोरोबोरेट करके उसका कंक्लूड करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये बहुत ही एक अच्छे तरीके से चाहते हैं आप, तो ये ट्राइबल डेवलपमेंट ने क्वेश्चन को कवर किया होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी। अब थोड़ा क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। एक मैंने बस बता दिया कि आपको क्वेश्चन को आखिर देखना किस तरीके से, कितने पार्ट हैं, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, आखिर कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है बस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछले साल जो पूछा था कि व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। आप ये देख रहे होंगे ना कि अभी बुंदेलखंड की डिमांड होती है, पूर्वांचल लैंड की डिमांड होती है, या फिर इसकी डिमांड होती है, द्रविड़ लैंड की बात होती है। क्यों है? क्योंकि उनका क्या है कि हमारी रीजनल डिस्पैरिटी है। या फिर बिहार में अलग अलग दो दो स्टेट की मांग की जाती है कि एक मिथिलांचल बनाया जाए। तो ये सब क्या है कि रीजनल जो डिस्पैरिटीज है, इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ आपका एजुकेशनल हो, इकोनॉमिक, जो भी चीजें अलग अलग एंगल पे हो। लेकिन जो रीजनल जो ये है डेवलपमेंट है, वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। तो वही जब रीजन वाइज जब भी वो चीजें, डिस्पैरिटी इज ए निगेटिव टर्म, डाइवर्सिटी इज ए पॉजिटिव टर्म। डाइवर्सिटी से क्या हम बोलते हैं ना कि वी आर लाइक ए सैलेड बाउल, जहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स डाले गए हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स डाले गए हैं। तो हम एक डाइवर्सिटी बढ़ाते तो हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर फेसिंग डिस्पैरिटी ऑल्सो। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था 24 25 24 में, कि रीजनल डिस्पैरिटी बताइए और ये डाइवर्सिटी से कैसे डिफर करता है। और आप इसको सिलेबस को मैप करिएगा ना, देखिए सीधा सीधा वर्ड यूज किया था कि डाइवर्सिटी क्या है, और डाइवर्सिटी से अराइज करते हुए डिस्पैरिटी। सीधा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आप इसको देखें सिलेबस से तो। फिर नेक्स्ट क्या था, अगला क्वेश्चन क्या है, critically analyze the proposition that there is a high correlation between Indian cultural diversities and socio-economic marginality। ये देखिए, ये दोनों को सिमिलर टॉपिक पे नहीं आ रहा। सिमिलर टॉपिक या फिर सिमिलर चीजें थी ना, जैसे डिस्पैरिटी की बात थी तो क्या था कि एक मार्जिनलिटीज हमारे लिए कोई डायमेंशन नहीं दिया था। यहाँ पे इन्होंने एक डायमेंशन दे दिया अच्छे से कि सोशियो इकोनॉमिक टर्म पे बताइए आप इस तरीके से। तो डाइवर्सिटीज और सोशल कल्चरल सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज, ये बिल्कुल सिलेबस से मैप करता हुआ चीज है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेलियंस ऑफ सेक्ट। सेक्ट आपको शायद पता होगा कि सेक्ट क्या है। एक रिलीजन में जैसे होता है ना, रिलीजन में क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट जो, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मैं मेन रिलीजन का तो पार्ट ना हूं, लेकिन मैं भी, क्योंकि रिलीजन एक बोलते हैं ना सोशल फिनोमिना है, तो उसमें लोग चाहते हैं कि किसी एक
चीज से बंधे तो रहे। तो सेक्ट हुआ, ये रिलीजन से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन उस टाइम तो बाउंसर था, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। ये भी इसी से डाइवर्सिटी से रिलेटेड ही है। ये कैसे हम बोलते हैं ना कि हिंदू सोसाइटी बनाएंगे, मुस्लिम सोसाइटी ये रहती है, लेकिन इस बीच में भी कुछ सेक्ट आते हैं। वो आते हैं आपके, जैसे सिक्स आते हैं, नामधारी सेक्ट आता है आपका, आशाराम के कुछ फॉलोअर्स हैं, वो सब सेक्ट्स वगैरह, ये सब अलग अलग इस तरीके से आप इसको देख सकते थे। तो ये भी डाइवर्सिटी की ही बात हो रही थी। फिर अगला 2022 में भी क्वेश्चन आया कि गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर सिंगल कैटेगरी। देखिए, ये ट्राइबल डेवलपमेंट और ट्राइबल जो कैटेगरीज है, ये ट्राइबल से थोड़े से नोट्स हम लोग बनवाएंगे आपको, 1 से 1.5 पेज का लगभग लगभग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी पड़ेंगी, जैसे जाखा कमिटी के बारे में आप लिख सकते हैं, आप इसमें आरसी गुहा के बारे में लिख सकते हैं, फिर इसमें कुछ डेटा लिख सकते हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट है क्या है, डेवलपमेंट है क्या है, ये सब चीजें हैं। लेकिन इसमें क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक सिंगल कैटेगरी, तो ये बिल्कुल डाइवर्सिटी के उल्टा नहीं पूछा कि डाइवर्सिटी, जिस डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज कैसे अलग अलग, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा किसी डाइवर्सिटी है ना, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज में है। क्योंकि अगर एक गोंड, एक मीना, या फिर किसी एक साउथ वाले को, जो राव जो है, ये सब सारे तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से उनके कल्चर भी हैं, उनके लिविंग स्टाइल भी है, उनका आइसोलेशन का स्तर भी दोनों का अलग है। कैसे अंडमान के ट्राइबल्स कैसे अलग तरीके से हैं, और मीना जो यहाँ पे मीना समाज जो रहता है यहाँ पे राजस्थान में, ये कैसे डेवलपमेंट के अलग स्तर पे है। तो इस तरीके से ये ट्राइबल कम्युनिटीज की डाइवर्सिटी इस तरीके से आप देख सकते हैं, गिवन द डाइवर्सिटीज अमॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटीज। ये कैसे बता सकते थे आप डाइवर्सिटी किस किस लेवल पे हो सकती थी। जैसे क्या होता है कि रीजन पे क्या होता है, रिलीजन पे क्या हो सकता है, इकोनॉमी पे क्या हो सकता है, मैरिज, वो पैट्रिमोनी, या फिर पैट्रिमोनियल, या फिर मैट्रिमोनियल। इस तरीके से तो अलग अलग रीजन पे कैसे डाइवर्सिटी में है, लेकिन फिर भी किस एक एंगल पे ये सिंगल भी है। कैसे सिंगल के लिए था ना आपका, सिंगल किस में थे, उनके डेस्टिट्यूशन में थे सिंगल, पॉवर्टी में सिंगल थे, एजुकेशनल बैकवर्डनेस में सिंगल थे, जो क्राइम अगेंस्ट है इनके अगेंस्ट, इसमें सिंगल थे। ये तो अलग अलग देखिए, देखिए कुछ किस क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है कि डाइवर्सिटी को तो इन्होंने बोला कि ठीक है डाइवर्स हैं ये ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस द रीजन, रिलीजन, इकोनॉमी, मैरिज, वो जो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, सबसे डिफरेंट तो है, बट ये फिर भी कंसिडर्ड अ सिंगल कैटेगरी। कैसे, आप देखिए कि सब डेस्टिट्यूट है, मैक्सिमम पॉवर्टी में है, मैक्सिमम एजुकेशन एजुकेशन में पीछे है, क्राइम सबसे ज्यादा उन्हीं पे है। तो इस तरीके से तो ये बड़ा एक दो कंटेक्स्ट में करके इसको करना था। आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डील भी करेंगे, और इसी क्वेश्चन के थ्रू ही आपको आंसर लिखना सिखाएंगे कि आखिर इसको लिखना कैसे था। बस मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन में ये सिलेबस से कैसे नजदीक था, और सिलेबस इस क्वेश्चन में लिख क्या कह सकते थे थोड़ा बहुत। फिर 2021 में क्वेश्चन आता है कि यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर टू मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड ट्राइबल कल्चरल सिस्टम। देखिए, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यार सुनामी का। एक सुनामी आती है जिसमें जितने एडवांस, सबसे एडवांस जो स्टेट था अपना गुजरात, ये परेशान हो जाता है। और ये अंडमान और ये कुछ ट्राइबल्स जो एरिया जो होते हैं, ये ट्राइबल एरिया के लोग क्या करते हैं, ऐसे जगह चले जाते हैं कि जहाँ उनको एक भी नुकसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उनका ट्राइबल का जो नॉलेज सिस्टम था, उन्होंने तो उसको बचाया ना। तो इस तरीके से देखना कि आखिर ये यूनिक कैसे है। कई बार होता नहीं कि इट इज जस्ट ओल्ड, इट इज नॉट रिडंडेंट। तो इस तरीके से ट्राइबल नॉलेज को रिडंडेंट समझना या बेकार समझना नहीं है, वो यूनिक है। और वो मेन स्ट्रीम नॉलेज, आखिर ये मेन स्ट्रीम नॉलेज तो फेल किया जो सुनामी में हमने मेन स्ट्रीम सोसाइटी को ज्यादा इम्पैक्ट होते देखा रेदर देन ट्राइबल सोसाइटी के। तो ये क्वेश्चन था। ये फिर वापस वापस ट्राइबल जो 3 4 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं ना, इससे इसके साथ इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में जब बनाएंगे, तो नोट्स जो बताएंगे हम लोग बनाने के लिए या फिर किसी को रेफर करने के लिए बोलेंगे, तो ये सब चीजें कवर हो, ऐसे नोट्स के बारे में बात होगी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे था कि हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, इनुमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। देखिए, सोसाइटी में चेंजेस किस किस एंगल पे हो सकता है। एक तो होगा हैबिटेट, फिर क्या होगा, मैरिज, देखिए सोसाइटी का यही तो पार्ट है ना, इकोनॉमी, फिर पॉलिटी। ये आप सिलेबस से उठा सकते हैं कि ये सब कैसे कैसे टर्म बनाने कैसे। अब क्या बोलते हैं कि मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं। और अभी जैसे हम बोलते हैं ना कि मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोशल वैल्यूज हमने
किया हुआ है। एक और चीज इसमें जोड़ लेते हैं, रिलीजन जोड़ लेते हैं। हमने क्या मॉडर्न, आजकल मॉडर्न फेनोमेना क्या है, जैसे आपने सेक्ट पढ़ा ऊपर से, वैसे सेकुलरिज्म इज अ न्यू फेनोमेना। बट पहले क्या रिलीजन था ना, पहले क्या था, रिलीजन अलग तरीके से हमें बांधा हुआ था। आज हमें कैसे सेकुलरिज्म अलग तरीके से बांधा हुआ है। तो इसमें दरखेम की लाइन थी ना, दरखाइम जो है एक थिंकर थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जितना जो ऑर्गेनिक सोलिडारिटी होती है, कि जितना आप लोगों को ज्यादा ऑप्शंस दोगे, जितने लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे, उतने ही उनके पास ज्यादा सोलिडारिटी होगी। तो यही चीजें थी कि ट्रेडिशनल जो सोशल वैल्यूज थी वो अब तक कैसे कंटिन्यू हो रही है, और कैसे इसमें पहले तो इसको बताना था कि इसमें अंतर आ कहाँ रहा है। हाउ डज इंडस्ट्री मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज। तो थोड़ा सा इसमें आप इंट्रो लिख दीजिए और उस पर लिखिए कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज हैं क्या। जैसे एक था कि आप बोल सकते हैं कि जॉइंट फैमिली, या फिर मैट्रियार्कल डिसीजन मेकिंग, पैट्रियार्कल डिसीजन मेकिंग इन मैरिज बोल सकते हैं। इकोनॉमी क्या है कि सभी के सभी एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं। पॉलिटी में क्या हो रहा है कि पैट्रियार्कल डिसीजन मेकिंग है। रिलीजन में क्या है, सब एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, घर के सभी पार्ट, सभी लोग एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से पहले का था ट्रेडिशनल। अब क्या है न्यू, एक बस इसको बक्सा बनाते चलना है कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज क्या थे, मॉडर्न सोशल वैल्यूज क्या थे। ये बस बहुत हल्का पार्ट बने हैं क्वेश्चन का। इतना एक अगर पेज है तो ये बस हाफ पेज में इतना आना चाहिए कि दोनों वैल्यूज हैं क्या। फिर इसमें जो मेन क्वेश्चन था कि हाउ मेंटेनिंग कंटिन्यूटी, ये चीजें थी इसमें, ये हमारा मेन क्वेश्चन था। इसमें हम लोग अलग अलग चीजों को लेके जाते हैं। जैसे कैसे था, हैबिटेट को देखिए। हैबिटेट जो अभी पहले क्या था कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में बात होती थी। पहले हम ट्रेडिशनल के रूप में क्या ले सकते हैं कि जॉइंट फैमिलीज है। आज क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज है। बट न्यूक्लियर सच में न्यूक्लियर है। आज घर वालों की जरूरत पड़ती है तो आते हैं कि नहीं। तो एक तरीके से जो आपको आपके बच्चों की परवरिश की बात होती है तो आपके पेरेंट्स आपके पास आते हैं। आपको कोई भी बीमारी होती है, तो जैसे कोरोना का समय था तो कैसे सभी न्यूक्लियर फैमिलीज थी, लेकिन सबका सपोर्ट घर तक था। फोन से कॉल हो या फिर मनी भेजना, एक बोला जाता है कि हम लोग मनी ऑर्डर से ज्वाइंट है हम लोग, कि इकोनॉमिकली ज्वाइंट फैमिली है। कैसे कि हम मनी मनी ऑर्डर इकोनॉमी चलाते हैं हम। कैसे कि हम बाहर चले गए, न्यूक्लियर फैमिली में चले गए, लेकिन हमने सपोर्ट अभी घर पे बेचना शुरू ही किया। तो एक तरीके से कैसा हुआ कि ज्वाइंट तो हो गए, सॉरी न्यूक्लियर तो हो गए, बट हम लोग फंक्शनली ज्वाइंट ही हैं अभी भी। तो यही बोलना चाह रहा है कि कंटिन्यूटी हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो यही अलग अलग पॉइंट्स पे इसको लिखना था, और चेंजेस लिखने थे कि चेंजेस आखिर फिर भी ट्रेडिशनल वैल्यूज में हो क्या रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ये डील करना था। या अभी हम लोग क्वेश्चन को मेनली हम ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहे हैं। हम लोग एक्चुअली इसको मैप करना चाहते हैं कि क्वेश्चन को आखिर सिलेबस से किस पार्ट से मैप किया जाए, और कैसे इस क्वेश्चन को एक जो हेडिंग है सिलेबस में उसके अंदर कैसे कैटेगराइज किया जाए। एक ये पार्ट था ये क्वेश्चन का। जो सेकंड जो टॉपिक है अपने सिलेबस का, कि रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसी में जो हम मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि मैरिज और फैमिली, इन्होंने सिलेबस अपने नहीं दिया हुआ। देखिए जैसे यहाँ पे है, इस सिलेबस में इन्होंने मैरिज और फैमिली नहीं लिखा है। पर हमें ये अलग ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इनके, ये बड़े अब डाइवर्स आ रहे हैं, और इस टॉपिक पे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन पे फैमिली और मैरिज पे बहुत इनका बड़ा फोकस है इस चीज पे। जैसे देखिए 25 का क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, जेंडर कंसर्न्स इन अकाउंट, प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। देखिए एक क्वेश्चन में क्या था, तीन चार टॉपिक, तीन चार हेडिंग दिया गया है कि जेंडर इक्वालिटी क्या है, जेंडर इक्विटी क्या है, और वुमेन एम्पावरमेंट है क्या है। ये नॉर्मल किसी से पूछेगा ना तो ये सारी चीजें लगभग उसको बराबर दिखेंगी। लेकिन आपके लिए क्योंकि आप इस सोसाइटी का पेपर लिखने जा रहे हैं, तो आपके लिए इक्वालिटी का अलग मतलब होगा, इक्विटी का अलग मतलब होगा, एम्पावरमेंट का अलग मतलब होगा। ये यही सीधा सीधा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि डिस्टिंग्विश करो भाई कि आखिर ये अंतर है क्या। और कभी भी हम डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन, उसमें कैसे जेंडर कंसर्न को हम क्यों लें, क्यों ना लें। ये यही तो क्वेश्चन ऊपर भी ट्राइबल में भी था ना, कि कैसे ट्राइबल का डेवलपमेंट कर रहे हैं बट वो डिस्प्लेस हो जा रहे हैं या फिर आइसोलेट हो जा रहे हैं। तो सिमिलरली जो हमारा ये क्वेश्चन था, ये वुमेन से, वो पिछला क्वेश्चन यही मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि इंटरमिंगल्ड रहे हैं क्वेश्चंस, कई सारी चीजें हैं ना। एक डाइवर्सिटी की बात होगी या फिर अलग अलग टॉपिक पे है ना, एक इंटर कनेक्शन होगा हर एक जगह पे। तो इसमें क्या है एक तरीके से कि आप जब भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें डाइवर्स एंगल्स, डाइवर्स जेंडर्स, आज जेंडर एक ही थोड़ी है, मेल या फीमेल ही नहीं रहा, ट्रांस भी चले गए, एलजीबीटी, कई सारे जेंडर्स कंसर्न्स आ गए हैं। तो इसको हम क्यों आखिर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन या प्रोग्राम डिजाइन में क्यों इसको हम पार्टी मतलब उसको एक तरीके से उसको स्टेक होल्डर बनाए उस चीज को। ये क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था। ये देखिए, तो इसको हम लोग बाद में इसको डील करेंगे। बट आपको भी एक कॉमन सेंस से बोलता है ना, जैसे मान लीजिए आप घर की एक बिल्डिंग डिजाइन होती है,
एक वर्क प्लेस ही बनता है, ठीक है। वर्क प्लेस बनता है, इसमें बताइए, एक आपने अभी थोड़े दिन पहले मूवी देखी होगी, एक एयरफोर्स पे मूवी थी ना, वो बत्रा, क्या नाम था उनका, मैडम का। वो जब एयरफोर्स में जाती हैं, आईएएफ में, वहां पे एक भी फीमेल चेंजिंग रूम नहीं होता है। आपने ये पढ़ा होगा, आपने एक मूवी देखी होगी एटलीस्ट, कि उसमें क्या होता है कि एयरफोर्स से ज्वाइन करती है, वहां पे एक भी चेंजिंग रूम नहीं होता, फीमेल चेंजिंग रूम। उसके चलते कई बार डिले हो जाता है उनके सर, उनको ज्वाइन करने में, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। और कई सारे रिpercussions उनको देखने पड़ते हैं। तो क्यों वो इशू आया है? क्यों क्योंकि हमने कभी जेंडर कंसर्न कभी सोचा ही नहीं कि आखिर ये भी जेंडर कंसर्न हो सकता है। तो इसी चीज को एक एड्रेस करते हुए क्वेश्चन ये आया था 2024 में। फिर 2025 में देखिए देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस, हाउ दिस ट्रेंड हैज इम्पैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद द फैमिली। देखिए, फैमिली है, ग्लोबलाइजेशन है, अनमैरिड वुमेन है, यंग है। बताइए, ये इंटरमिंगलिंग नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? फैमिली एक चीज, ग्लोबलाइजेशन है, इसने अलग अलग लोगों को कैसे कैसे इम्पैक्ट किया। तो इसलिए आपको सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन तभी आप करते हैं जब आपको पता होता है कि सर ये क्वेश्चन आया किस पार्ट से। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को, जैसे ही आप मैप कर लेते इस सिलेबस के पार्ट से, तो आपको जनरेशन, पॉइंट जनरेशन में आसानी होगी। ग्लोबलाइजेशन आखिर सिलेबस में आगे है, लेकिन ये कौन सा हेडिंग था? वुमेन का। ये देखिए, अब सभी हेडिंग अलग अलग है। फैमिली, अनमैरिड वुमेन, यंग स्किल्ड वर्कर और ग्लोबलाइजेशन, सारे अलग हैं, लेकिन सब मिला के एक क्वेश्चन बना है। तो इसलिए सिलेबस का ढंग का ज्ञान होना, और सिलेबस के हिसाब से नोट्स हो जाए, तो आपका जो भी पॉइंट जनरेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी। और जल्दी जल्दी पॉइंट जनरेट करेंगे आप, और अच्छे पॉइंट जनरेट होंगे। ऐसा नहीं कि जनरिक पॉइंट कुछ पे लेके चले आए। तो इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप देखिए कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन ही खराब हो गया, और ये जहां आपको 4 नंबर मिलने थे, वहां आप 2.5 या 2 पे रह जाते। क्यों? अगर आपको ढंग से इसका डिफरेंस नहीं पता तो। ऐसे ही आपका ग्लोबलाइजेशन में ऐसे ही है कि ग्लोबलाइजेशन से कैसे फैमिली अलग अलग चीज़ों पे, या फिर यंग अनमैरिड कैसे इसको इम्पैक्ट कर रहा है, ये चीज़ें भी एक तरीके से इंटरमिंगलिंग थी अलग अलग टॉपिक्स की। तो ये आपको इंटरकनेक्शन जानना था। फिर अगला क्या, वाई सुसाइड एमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। ये सुसाइड तो एज ए जनरल ही बढ़ा जा रहा है, बट वुमेन के बारे में ये स्पेशल इन्होंने पूछा। देखो आप, कितने स्पेसिफिक क्वेश्चन थे। यंग वुमेन, वुमेन भी नहीं, यंग वुमेन के बारे में लिखा गया। बोलते हैं ना कि एक ललिता सरकार है, ये बोलती हैं क्या कि वुमेन की जो लाइफ होती है ना, हमेशा ऑलवेज लिव इन एंजाइटी। कि जो वुमेन एक अपना लाइफ जीती है फ्रॉम ओम टू टॉम, अलग अलग तरीके से एंजाइटी में रहती है, अलग अलग डिफिकल्टीज में रहती है। तो इससे क्या चलता है, क्या होता है, सुसाइड एक एक्सट्रीम स्टेप है। तो ये हमने देखा कि सुसाइड पढ़ लिया है, कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना स्पेसिफिक पूछा उन्होंने कि यंग वुमेन के बारे में पूछना है। अगर आप ये क्वेश्चन में अगर ये लाइन नहीं लिखते, नहीं पढ़ते, आप इसमें लिखने लगते, आंसर में लिखने लगते कि ओल्ड एज वुमेन है, इनको हमने घर से बाहर निकाल दिया इसलिए सुसाइड कर लिया, ओल्ड एज वुमेन विडो हो जाती है इसलिए सोशल ह्यूमिलिएशन होता है इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो वो पॉइंट सब बेकार थे। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या था, केवल यंग वुमेन। तो आप जब भी क्वेश्चन, जैसे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आप भी, अब जब क्वेश्चन आप देखें, कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले आप एक हाईलाइट करें कि आखिर ये क्वेश्चन को लिखना जो है, किसके अराउंड लिखना है। ये 3 पॉइंट अगर आप नहीं, 4 पॉइंट सॉरी, और ये 4 पॉइंट को आप एड्रेस करते हो, आंसर नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे बनेगा? सुसाइड लिखना था, ठीक है, लेकिन सभी वुमेन का लिखना था क्या? नहीं, केवल यंग वुमेन। और इंक्रीज हो रहा है, क्यों, कहाँ पे? इंडियन सोसाइटी में। इसको जेनरिक ऑल ओवरऑल आगे नहीं लिख देना है कि ब्लैक वुमेन में दिक्कत आ रही है, रेप की समस्या है, या फिर एड्स वगैरह की बीमारियां होती हैं, उसके चलते उनकी ह्यूमिलेशन होता है, वो सुसाइड कर रही है। तो ये नहीं लिखना था, इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखना था। तो ये 4 पॉइंट के हिसाब से आपको आंसर लिखना था। तो ये आपको सिलेबस को समझ, क्वेश्चन का ब्रेकडाउन होना समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2023 कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट डू थिंक अबाउट मैरिज एज सेक्रेमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। व्हाट डू थिंक अबाउट मैरिज, ये सेक्रेमेंट था, लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। इसमें भी 4 टॉपिक है। देखिए मैरिज क्या बोलते थे, एक मैरिज के बारे में एक बहुत फनी लाइन ही है कि मैरिज क्या ना बोला जाता था, कि पहले बोला जाता था क्या कि इट्स अ सैक्रेड यूनियन। अब उसके लिए क्या बोला जाता है कि मैरिज टिल, मैरिज में बोला जाता है कि लव टिल फर्दर नोटिस। नोटिस क्या है आपको पता है? नोटिस क्या है? डिवोर्स वाला चीज है। तो आपने यजुवेंद्र चहल हो या फिर शिखर धवन हो, चाहे हर जगह आपने सुना ही होगा कि क्या हो रहा है मैरिज का हाल। लेकिन ये सैक्रामेंट,
सैक्रेमेंट मतलब क्या हुआ कि आखिर ये मैरिज में इतनी लोग, सुना होगा आपने कि हर लोग कुछ ना कुछ बीमारियां बताते हैं कि मैरिज की बीमारियां हैं, ये दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, स्टिल सभी शादी कर रहे हैं। क्यों भाई? जब ये आपको इतनी प्रॉब्लम हो ही रही है तो क्यों आपको शादी में जाना है? तो इसलिए एक सैक्रामेंट यूनियन बोलते हैं कि प्रॉब्लम भले कितने भी हो, लोग इसमें जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ सेक्रेड वैल्यू जुड़ी हुई हैं, कुछ सोशल वैल्यूज जुड़ी हुई हैं, कुछ उसके साथ फैमिली के नॉर्म्स जुड़े हुए हैं, कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शंस जुड़े हुए हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप मैरिज को बार बार आप एंटर करते हैं। ऑलमोस्ट 95-96% है ना मैरिज का रेट अपने इंडिया में। जो अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि 97 to 98% जो पीपल हैं दे वांट टू गो इनटू मैरिज। क्यों? क्योंकि इट हैज सम वैल्यू। ठीक है, उसमें लूज हो रहा है इट्स वैल्यू, इस वैल्यू इट इज लूजिंग। तो यही आप लिखना था कि हाउ इट इज। पहला पॉइंट क्या होता है कि सैक्रामेंट है क्यों। दूसरा क्या है? लूजिंग इट्स वैल्यू कैसे। देखिए, लूजिंग इट्स वैल्यू के लिए दो तीन पॉइंट बताता हूँ मैं। जैसे लूजिंग इट्स वैल्यू पहले क्या था कि एक फैमिली डिसीजन लेती थी कि आप शादी किससे करिएगा। ठीक है, गया वो, हट गया। आप लव मैरिज करते हैं, लिव इन करते हैं। ये जो आप लिव इन, एक मिनट रुकिए, इसके लिए मैं एक वर्ड नया पेज जोड़ देता हूँ। देखिए, पहला क्या था? डिसीजन मेकिंग, शादी की शादी करनी कैसी है, ये पहले डिसीजन कौन लेते थे? पहले क्या था? पैट्रियार्क, आपके घर के बड़े लोग अब डिसीजन ले लेंगे और आपको शादी में एंटर करना था। आज क्या है? अपनी मर्जी से करेंगे भैया शादी, लिव इन में रहेंगे, खुद से शादी करेंगे। ये है ना। दूसरा क्या था? रिचुअलाइजेशन ऑफ मैरिज। ये सब सैक्रामेंट वैल्यूज थे कि आपको शादी करनी है तो 7 फेरे लेने पड़ेंगे। आज 7 फेरे की बात है? आज क्या है? कोर्ट मैरिज करेंगे, मंदिर में कर लेंगे भैया, भाग के कर लेंगे। एक ये क्या है? ये सैक्रामेंट ही तो था जो कम हो रहा है। फिर तीसरा क्या है? पर्पस ऑफ मैरिज। पहले क्या था? बच्चे करने हैं, है कि नहीं? अब क्या है? कॉम्पेनियनशिप। कंपेनियनशिप, ये कॉम्पेनियनशिप ही तो है जिसका इशू होता है, तो आज डिवोर्स देख रहे हैं हम लोग। जिस दिन हम लगता है कि ये मेरा कंपेनियन नहीं, मेरा ओनर बनने की कोशिश कर रहा है, भाई डिवोर्स दो, खत्म करो। जो पर्पस ऑफ मैरिज था, जो सोशल ऑब्लिगेशन फॉलो करना था कि शादी तो करनी ही है, सोशल ऑब्लिगेशन फॉलो करने की बात थी, इसको भी तो तोड़ने की बात है ना। आज आज शादी कब करते हैं? आज अपनी मर्जी से करते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। फिर क्या है? एज ऑफ मैरिज। ये क्या सैक्रेड क्या मानते थे कि बोले थे कि जो सैक्रेड ही तो है जो आपके चाइल्ड मैरिज होते थे कि बिफोर पुबर्टी, सॉरी प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी, है कि नहीं? ये चीजें थी कि एज ऑफ मैरिज क्या था कि चाइल्ड मैरिज करो, प्यूबर्टी से पहले शादी कर लो, ये सब चीजें थी। आज क्या है? आज तो हम लोग, मुझे लग रहा है कि 40+ तो आजकल, 30 एटलीस्ट 30+ तो आजकल कॉमन ही हो गया। किसी को इससे मतलब है कि क्या है प्यूबर्टी का एज क्या है, चाहे एज किस एज में शादी करनी चाहिए। जिस दिन इंडिपेंडेंस हो जाती है उनकी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए या फिर मन बना ले उस दिन शादी कर ले। तो इस तरीके से तो ये सैक्रामेंट वैल्यूज थे कि कैसे कैसे शादी सैक्रेड मानते कैसे थे, कि 7 फेरे कैसे होंगे, इसमें डिसीजन किसका होगा। बोलते हैं ना, आज आखिर सैक्रामेंट ही तो टूटता है ना, जो आपके खप पंचायत वाला जो डिसीजन होता है कि इनको मार दो। कहीं ना कहीं उन्होंने मैरिज के सैक्रामेंट को तो तोड़ा है कि जिसके चलते वो लोग मारने पीटने पहुंच जाते हैं, या फिर दे टेक द लाइफ ऑफ देयर ओन, जो ओन बच्चे होते हैं उनके लाइफ लेने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सैक्रिमेंट वैल्यू उस मैरिज की टूटी है वहां पे। तो इस तरीके से यही इस क्वेश्चन ने पूछा कि डू यू थिंक कि ये सैक्रेमेंट लूजिंग इट्स वैल्यू, मैरिज एज ए सैक्रेमेंट लूजिंग इट्स वैल्यू। तो इसमें आपको बताना था पहले कि कैसा लूज करता है, बट स्टिल बताना था कि भाई कितना भी लूज कर ले, अभी भी हमारे पास शादियां हो रही हैं, अभी भी हम काउंसलिंग सेंटर्स पे जाते हैं,
काउंसलिंग सेंटर्स क्यों होते हैं? अगर मैरिज नहीं मानते हम लोग, मैरिज हमें उसको अच्छा मानना ही नहीं था, तो काउंसलिंग सेंटर्स क्यों होते हैं? क्यों क्यों हमें वापस री मैरिज मैरिज री ये जो इस फिनोमिना हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो इस तरीके से इसी को कॉन्ट्रडिक्ट करना था, और लास्ट में कुछ अपना पॉइंट डेटा या फिर जैसे भी करके उसको एक कंक्लूड करना था। तो उसको हम लोग देखेंगे जब पीवाई के हिसाब से आंसर लिखेंगे हम लोग अगले 2 सेशन में। ये बस मैं क्वेश्चन को तोड़ना बता रहा था, ये कैसे तोड़ सकते थे। फिर क्या है, चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इस। इसमें सीधा सा एक वर्ड यूज होता था, आईपैड किड्स। आपने ये नाम सुना होगा बहुत बार, ये बहुत न्यूज में था 2023-24 के आसपास में। और सेम का सेम इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, ये बहुत आर्टिकल आते थे तब कि कोरोना के बाद जो जो एवरेज स्क्रीन टाइम जो बच्चों का बढ़ गया है, इससे उनके सोशलाइजेशन पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ये जो आपने एक देखा था ना, ब्लू वेल, एक कोई गेम था, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा है, उससे कैसे बच्चे सुसाइड कर रहे थे, उसी टाइम की ये बात थी। और तभी ये क्वेश्चन उसी एक कंटेक्चुअलाइज था, फ्रॉम द करेंट इवेंट से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को देखना था। इसको हम लोग बाद में इसको डील करेंगे कैसे करना है। बट क्वेश्चन कहाँ से आया ये भी देख लीजिए कि इसका सोर्स कहाँ हो सकता है। तो कुछ सिलेबस के पार्ट, कुछ जो करंट जो चल रहे हैं, जैसे ये था, और ट्राइबल वाला था, डिस्प्लेसमेंट वाला, वो भी न्यूज से ही चल रहा था। तो न्यूज का बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। और कुछ कुछ कीवर्ड्स, कुछ थिंकर्स, कुछ आप कोट कर सकते हैं, डेटा कोट कर सकते हैं। जैसे आईपैड किट आप डालिएगा ना इंटरव्यू में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये बंदा वही बोलने की कोशिश कर रहा है जो हमने पेपर में लिखा था, जो न्यूज़पेपर में आया था, वो चीज अवेयर है लड़का। इसको पता है, या लड़का या लड़की जो भी, कि इसको पता है कि पेपर में आजकल चल क्या रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है। तो आईपैड किड्स यही यूज किया गया था। इसके मुझे लाइन जहां तक याद आ रही है कि आईपैड किड्स, आईपैड इज डिस्ट्रॉइंग द लाइवलीहुड हुड ऑफ द किड्स, ऐसे करके कुछ द हिंदू का एक आर्टिकल था। सिमिलरली यही सेम क्वेश्चन पूछा कि चाइल्ड कर्लिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। ये पोस्ट कोरोना चलते ही क्वेश्चन आया था, और ये बड़ा ही करंट से ही आया था। फिर क्या है, वर्क फ्रॉम होम ऑन द फैमिली रिलेशनशिप, इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन द फैमिली रिलेशनशिप। देखिए, इसमें बोला था, कई बार बोला था ना कि चीजें कैसे इधर से उधर चीजें मिक्स हो रही हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक से कैसे इंटरमिंगल किया गया है। यहाँ क्या है, फैमिली। वर्क फ्रॉम होम कहाँ की बात है, अर्बनाइजेशन की बात है। वर्क फ्रॉम होम कहाँ, एमएनसी में कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात है। तो ये सब चीजें ही तो हैं, ये मिक्स ही तो करना है वर्क फ्रॉम होम में। जैसे इम्पैक्ट पूछ रहा है, इम्पैक्ट पे तो क्या होगा, एक तो पहले सबसे पहले बात कि टाइमिंग्स का इशू है बहुत, कि भैया ये तो इट रिक्वायर्स 24/7 वाला अवेलेबिलिटी उनको चाहिए। फिर जो अलग अलग जो औरतें होती हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू डू या परफॉर्म डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों, घर पे रह रही है तो काम भी कर लो, खाना बना लो, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो काम के साथ साथ जब वो वर्क भी करना होता है ऑफिशियल, तो ये कैसे इससे होता था ना, आपने पढ़ा होगा, ये भी बिल्कुल कोविड का क्वेश्चन था ये कैसे डोमेस्टिक वायलेंस है ना, उसमें 22% इंक्रीज हुआ था। डोमेस्टिक जो वायलेंस था, रोज बढ़े 22% के आसपास में। ये बिल्कुल कोविड के समय का ही क्वेश्चन था। और ये कोविड से रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि वर्क फ्रॉम होम सबको मिल गया है, बट इससे क्या इशू हो रहा है, कैसे वो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला है। फिर आपको जो पेरेंट्स से जो आप ये 24/7 जो अवेलेबिलिटी वाली इशू है, ये सब चीजें थी, इशू आ रहे थे सब चीजों से। तो इन सब से ही क्वेश्चन पूछा गया था, राइट करंट बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्या है, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी यार बहुत ही, जब से ये जोमेटो स्विगी आया है, इसने इस प्रोसेस को, गिग इकोनॉमी को बहुत तूल दिया है। और ये GS1 से लेकर GS4 तक मुझे लगता है एटलीस्ट 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। इसको सीधा सीधा आपको पढ़ना है। और इसमें जब भी आप क्वेश्चन लिखने जाएं, जब भी इस क्वेश्चन को लिखने जाएं, तो आप इसमें अगर आप कुछ रिसेंट एक्ट आया हो, जैसे अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में या राजस्थान में कुछ एक्ट आए थे, इनका आप रेफरेंस देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कुछ एग्जामिनर को भी कि हाँ, गिग इकोनॉमी तो समझ रहा है, पर उसके लिए कंटेक्चुअलाइज कर पा रहेगा करंट से, या फिर कैसे इसने पढ़ा कहाँ से, या फिर क्वेश्चन को कैसे, जैसे प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट की बात हो रही है, आखिर ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात हो रही है, ये कैसे इसको कनेक्ट करना चाह रहा है करंट से किसी से। जैसे इसमें है ना कि जैसे क्या होता है वुमेन के लिए सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि जब आप बच्चों की केयर करते हो आप, तो शायद आपके पास एक वर्ड यूज की जाती है कि टाइम पॉवर्टी। और बच्चों के और औरतों के पास है ना, बोलते हैं कि टाइम पॉवर्टी है। ये जो टाइम पॉवर्टी होती है, इसके चलते क्या होता है कि ये रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, इस सब में कई बार वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। तो गिग इकोनॉमी क्या करता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, कि दिन में कभी भी काम करिए, कितना भी काम कीजिए, हर एक पेमेंट आपके घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से या वर्क के हिसाब से को पेमेंट होगी। तो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी देने से कैसे एम्पावर कर रहा है, क्यों, इससे बढ़ रहा है ना वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी। तो ये एम्पावरमेंट की तो बात हो रही है। तो ये गिग इकोनॉमी, ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से पढ़ना है कि
ताकि ये सोशल एंगल पे ये कैसे इकोनॉमी का टॉपिक, देखिए आराम से जीएस 3 पूछा सकता था, लेकिन ये वुमेन की एम्पावरमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो थोड़ा सा आपको इसको लिंक करना पड़ेगा एक्ट के थ्रू। टाइम पॉवर्टी, इसमें एक सर डेटा आता है कि 99 आवर्स पर मंथ, शायद मेरे को अब डेटा याद नहीं आ रहा है, और 3 आवर्स पर मंथ। ये अंतर है बच्चों के चाइल्ड केयर में। ये जो बच्चों और ओल्ड एज के जो आप टाइम जो, सॉरी केयर इकोनॉमी, हाँ सॉरी मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। अभी जो केयर इकोनॉमी वाली जो बात होती थी ना, केयर इकोनॉमी में जो टाइम लगता है ना केयर के लिए, ये इतना औरतें देती हैं 300 आवर्स पर मंथ, और 99 आवर्स पर मंथ ये देते हैं मेल। तो देखिए ना आप, कहाँ 3 टाइम्स ज्यादा औरतें दे रही हैं केयर इकोनॉमी, केयर के वर्क पे। तो टाइम पॉवर्टी होनी है। उस पॉवर्टी चलते क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्वालिफाइड औरतें भी, उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। और उस चक्कर में क्या होता है कि जो एम्पावरमेंट की बात होती है कि वुमेन एम्पावर हो, उसमें वो एक बैकवर्ड स्टेप है। लेकिन गिग इकोनॉमी जो आपको इकोनॉमी देगा कि आप कभी भी काम करिए, कितना भी काम करिए, उस फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे काम कीजिए, उस हिसाब से सबकी पेमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। तो आप देखिए कि वुमेन वाले पार्ट को है ना, कुछ तो इसके स्टैटिक पार्ट होंगे ही, लेकिन ये जो आप करंट में चल रहा है, अगर इसको आप थोड़ा सा ट्रैक रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को लिखना ज्यादा आसान हो जाएगा। एक बेहतर पॉइंट लिख सकते हैं rather देन एक जो रटा रटा है कोई लिखेगा। उससे बेहतर आप, जैसे क्योर इकोनॉमी का 99 आवर्स, 300 आवर्स ना, ये एक बिल्कुल डेटा आया था। ये डेटा आया था, ये जैसे आप डेटा लिखते हैं ना, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा होता है। बस देखिए क्वेश्चन सभी लिखेंगे, सभी के क्वेश्चन पूरे होंगे, लेकिन नंबर सिलेक्शन सबका नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो थोड़ा सा अच्छा लिखेगा। कुछ डेटा लिख दिया 22% वाला, आईपैड किड्स यूज कर दिए, लोलिता सरकार का नाम लिख दिए, फ्रॉम होम टू टोम लिख दिए, ये आप लिख दिए केयर इकोनॉमी की बात लिख देते हैं, ये टाइम पॉवर्टी की, तो ये सब वर्ड ही तो हैं जो आपके क्वेश्चन को अच्छा बता रहे हैं। आप एग्जाम्पल लिखे किसी एक्ट के बारे में लिख देते हैं, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को इनको डील करना है। तो थोड़ा सा करंट के बारे में इसमें जानना जरूरी है। बाकी ओमेन से जो कॉमन जो पॉइंट्स बन सकते हैं, जो हर जगह ही लिखना है, जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, जैसे कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब चीजें, ये सब वर्ड है ना, ये सब चीजें को बताया जाएगा आपको कि कैसे यूज करें। या फिर कुछ कीवर्ड्स का तो हम लोग लिस्ट आपको खुद भी दे ही देंगे, ताकि आप एक रेडीमेड रहे आपके पास कि जब भी ये वुमेन से रिलेटेड आए तो कैसे कैसे पॉइंट्स हम लोग रेडीमेड हम लिख सकते हैं। फिर अगला जो थर्ड जो था पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, इसमें सॉरी मैं एक क्वेश्चन में मेरे से मिस हो गया इसमें। इसमें डेमोग्राफिक विंटर करके भी एक टॉपिक था। एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था। तो 2024 में क्वेश्चन आया था डेमोग्राफिक विंटर। यार डेमोग्राफिक विंटर है ना, आज भले कोचिंग वाले, भले ही आप क्लेम कर लें कि हमने हमारे नोट से था, ये से था, वहां से था, बट आप इसको जब तक आपको ये ना पता होता ना कि ये कौन से पार्ट से सिलेबस से, तब तक इसका आंसर ही नहीं लिख पाते आप। तो ये जरूरी था कि आप उसको जानना था कि पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज जो GS 1 का है, इससे ही क्वेश्चन आया है। जैसे ही ये आप मैप करते, फटाफट आपके पॉइंट आने लगते। और इसमें एक रशियन प्रेसिडेंट का बड़ा ही कंट्रोवर्शियल आया था स्टेटमेंट, बोलते कि यू शुड हैव सेक्स एट वर्क प्लेस। इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ ताकि जो जनता बिना सुने पढ़ेगी उसको थोड़ा awkward ना लगे क्या लिखा है उन्होंने। ये इसलिए लिखा था क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन हो जा रही है उनकी। ये कहाँ, जापान में, रसिया में, जो भी कोरिया में, सब जगह इशू आ रहा है ये। तो डेमोग्राफिक विंटर ये बिल्कुल ही, आप अगर आपने न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं से फॉलो किया होगा या करंट अफेयर कहीं से भी फॉलो किया होगा, एक ही आपने फिनोमिना देखा होगा, भले नॉट विद द सेम टर्म्स, बट आपको ये पता जरूर होगा कि आखिर ये पॉपुलेशन रिलेटेड इशू आ क्या रहा है। आज एजिंग पॉपुलेशन का है, जो people बोलते हैं ना कि डबल इनकम नो किड्स, दोनों माँ बाप बच्चे कमाना चाहते हैं बट बच्चे किसी को नहीं चाहिए, डिंग फैमिली बोलते हैं जो। क्या था, डिंग पे डबल इनकम नो किड्स, किड्स चाहिए नहीं, इनको कमाएंगे हम पूरा बट बच्चे नहीं करेंगे। बट ये ऐसे तो होगा तो फिर तो सोसाइटी चलने से रही ना। फिर लोग आएंगे कहाँ से, जो नया वर्कफोर्स है वो कहाँ से आएगा। जो इकोनॉमी में हम लोग 5 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन जो भी बातें करते हैं, जब वर्क फोर्स अपने पास यंग नहीं होता, कहाँ से ये सब लोग आएंगे काम करने के लिए। तो इस तरीके से ये इशू था। और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था 2024 में, डेमोग्राफिक विंटर। फिर 2021 में क्वेश्चन देखिए कि पॉपुलेशन एजुकेशन, point out the measures to achieve the India in achieve them population objectives of, point out the measures। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि पॉपुलेशन के लिए अलग अलग पॉलिसी जो होता है ना, अलग अलग ईयर में जो पॉलिसीज बनी हुई है या फिर रिसेंट अपनी जो आ रही है, इसके बारे में ये लिखना था। और ये बड़े स्टैटिक टॉपिक है, और इसके नोट्स आप कहीं से भी उठा लीजिएगा टॉपर की, या फिर हम जहाँ से रेफर कर बताएंगे आपको, ये टॉपिक आराम से मिल जाएगी, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है और उसमें इंडिया क्या कर रहा है।
ठीक है, ये सब और कैसे कर रहा है ये मेजर्स टू अचीव देम। जैसे था ना नसबंदी वगैरह चीजें आपने नाम सुनी होगी ना, कि इंदिरा को हटाएंगे, दाल रोटी खाएंगे पर इंदिरा को हटाएंगे। वो क्यों आया था, राजीव गांधी को क्यों हटाने की बात हो रही थी? कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन पॉलिसी की बात होती थी। या आपका अभी जैसे डीलिमिटेशन की बात होती है, क्या है, पॉपुलेशन रिलेटेड तो इशू है। अगर अगले साल आपसे डीलिमिटेशन पूछ दिया जाए GS 3 में, तो आप GS 1 में आपको ये ना लगे कि डीलिमिटेशन तो यार इसमें क्यों पूछ रहे हैं, तो GS 1 2 का सॉरी टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं उसको आपको जानना पड़ेगा कि वो पॉपुलेशन से रिलेटेड इशू वाला ही है। अगर आपके पेपर में आ गया तो जैसे डेमोग्राफिक विंटर अगर नया है, तो डीलिमिटेशन भी GS 1 के लिए नया होगा टॉपिक, बट सिलेबस के हिसाब से अलग नहीं होगा। आपको लिखना होगा कि पॉपुलेशन में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या डेमोग्राफिक इश्यूज आएंगे उस चेंज डिलिमिटेशन से, या फिर क्या वोटिंग पैटर्न पे, या फिर क्या सिलेक्शन पे इम्पैक्ट आएगा। अरे यार ये इस तरीके से था एक तो, ये पॉपुलेशन बड़ा बहुत कम क्वेश्चन आया आज तक, एक या दो ही आए हैं क्वेश्चन, और इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक। फिर अगला क्या है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज। देखिए पॉवर्टी है ना, आप हर जगह पढ़ते हैं, ये GS 1 2 3 4 हर जगह ही आप पॉवर्टी के बारे में कहीं ना किसी तरीके से पढ़ेंगे। पर जब भी GS 1 की बात होगी, इसमें आप यार देखिए कोई भी क्वेश्चन कैसे ही पूछे, एक सोशल एंगल आपको हर हाल में लिखना है। वरना अगर ये नहीं पूछना होता ना, तो ये सोशल पॉवर्टी आपको GS 3 में पूछ सकता था, GS 2 में पूछ सकता था, GS 4 में पूछ सकता था। यहाँ पे आपसे पूछने का मतलब ये है कि एक बार सोशल एंगल आप उसको दिखाइए, एक ऐसे सोशल एक्सक्लूजन होता है। जैसे बोलते हैं ना कि आउटस्कर्ट पे हम रखते हैं, जो ट्राइबल या दलित जो होती है, कैसे होता है उनका एक्सक्लूजन हुआ, क्यों? तो सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कैसे? वो भाई सेम पानी नहीं पियेंगे, सेम खेत में काम नहीं करेंगे, सेम दूध का दुहा जो दुहेंगे, वो गाय के दूध हम लोग नहीं पियेंगे। ठीक है, जैसे हमने उनको एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूजन लेड टू पॉवर्टी। तो एक सोसाइटी जो एंगल है ना, ये लिखना उसमें आवश्यक होता है। बाकी जो डेवलपमेंटल, ये जो टॉपिक इन्होंने दिया है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज, इससे आसपास ही रिवॉल्व करेगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें सोशल एंगल एक दो पॉइंट लिख दीजिए हमेशा ही, ताकि सोसाइटी का आंसर लगे। मतलब ये है कि बस आपको बताने की कोशिश यही है कि आंसर आपका भले जैसे स्मार्ट सिटीज है, एड्रेस द अबम पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जैसे इसमें क्वेश्चन में, इसमें कहीं से भी सोसाइटी का नहीं भी होता तो क्या बिगाड़ देता कोई? कोई बोले कि सोसाइटी क्वेश्चन है ही नहीं, तो क्या बिगड़ जाएगा इसमें? क्या ही बिगड़, इस बिल्कुल सही है यार। ये तो है ही नहीं कहीं से स्मार्ट सिटी। ले जाओ, GS 3 में पूछ सकते थे तुम, GS 2 में पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आया? इनफैक्ट पूछ सकते थे ना स्मार्ट सिटीज के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्यों आया डेवलपमेंटल इशू, कि स्मार्ट सिटीज तो बना रहे हो तुम, लेकिन इसके चलते क्या इशू आ रहे हैं? अब हम पॉवर्टी आ गई। कैसे? आप लोगों को रिप्लेस वहां से डिस्प्लेस किए, वो लैंड का एक्वायर कर लिए, आप बहुत सारी चीजें की वहां पे। इनके बोलते हैं ना कि इनके पास वो जो लेवल ऑफ, जो स्मार्ट सिटीज में आप कंपनी खोलते हैं या टेक्नोलॉजी लगाते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? बहुत हायर लेवल पे आपकी वो चाहिए, नॉलेज चाहिए, या फिर अच्छी टेक्निकल एक डिग्री होनी चाहिए। बट इनके पास क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं जो आउटस्कर्ट में, वो क्या करते हैं, वो भाई वो तो प्रोसेस करते नहीं है, तो वो बेगरी पे आ जाएंगे, या फिर लोग मेनियल वर्क जो करेंगे। तो यही क्वेश्चन आया था कि स्मार्ट सिटीज है, इससे पोवर्टी जो अर्बन फिनोमिना मानते हैं ना, कि बाहर कहाँ पोवर्टी है, शहरों में कहाँ पोवर्टी है। तो ये लेकिन पोवर्टी है कैसे, इसको इश्यू को, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को कैसे एड्रेस करता है, ये इसके लिए ये थोड़ा सा ये देखना था। तो ये क्वेश्चन मतलब मेरे हिसाब से सिलेबस से आप बिल्कुल मैप कर सकते थे, और डेवलपमेंटल इश्यूज के आसपास इसका आंसर लिख सकते थे। अगला क्या, सस्टेनेबल ग्रोथ with emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people's need in the, यार यही तो है ना, जो अभी मेट्रो में बनने में दिक्कत आ रही है मुंबई में। क्या कर रहे थे? इन्वायरमेंटल काट ही तो रहे थे पेड़। फिर वहां पे तेलंगाना में गाची बावली, जो गाची बावली वाला जो फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहा था, स्पेलिंग पता नहीं शायद सही कि नहीं, देख लीजिए, वही था कि ये सब प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, कैसे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे पीपल्स नीड के लिए क्यों आ जाएगा, इंपॉर्टेंस है। तो एक तरीके से आप डेवलपमेंट इश्यूज, इन्वायरमेंट का को काटने की जरूरत, डेवलपमेंट की जरूरत, और उस डेवलपमेंट से हुआ हुआ प्रॉब्लम, इन दोनों को एक तरीके से एड्रेस करते हुए इस क्वेश्चन को लिखना था। तो इस क्वेश्चन में तोड़ना इंपॉर्टेंट था कि आखिर इसके पार्ट कितने कितने लिखने हैं। तो पहले लिखिए कि आपका डेवलपमेंट कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, अचीविंग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को। देखिए पहले तो ये लिखिए कि कन्फ्लिक्ट में है कैसे, पहले जरूरत क्या है, और कैसे लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। दूसरा क्या होगा, कन्फ्लिक्ट में कैसे है। फिर तीसरे में लिखिए कि हाँ इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये लेके आइए, अच्छे से रिहैब करिए।
फिर वो जो करते हैं ना कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन, ये सब करिए। जैसे वो था वो माइनिंग वाला फंड होता है ना, डीएमएफ जो होता है, ये सब फंड बनेंगे। तो इस तरीके से आप लास्ट में कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि ये भले कन्फ्लिक्ट में है, बट ये मेजर्स से हम इसको एक तरीके से सिंक्रनाइज कर सकते हैं, फिर उनको भी वी कैन ब्रिंग देम ऑन द सेम टेबल ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। क्योंकि उनके इन्वायरमेंटल राइट्स, ये सब चीजें उनको हार्म ना हो उनकी राइट्स को। इस तरीके से आपको डेवलपमेंट ग्रोथ करना है और डेवलपमेंट करना है। जो जो पुअर पीपल के नीड है उसको, जैसे पुअर पीपल का देखिए, जैसे आज की बात है, गर्मी देखिए आप, जो जो समर का जो लेवल है, जो वाटर पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी है। यार देखो, आप समर में सबके घर में एसियां लग गई, सबके एसियां लगे, और जो सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा? पुअर ही तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात ही नहीं हो रही आज। भले ही हम एसी चेयर में बैठ के, एसी रूम में चेयर में बैठ के बात करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करो, ये करो वो करो, लेकिन अल्टीमेटली उस पर अगर ग्राउंड वर्क नहीं होता तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? पुअर पीपल। तो इन पुअर पीपल को एक साथ लेना है ना। डेवलपमेंट ग्रोथ क्या, इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी होगा ना जब सभी के लिए हो। तो ऐसे ही ये पुअर पीपल को कैसे हम उस डेवलपमेंट ग्रोथ पे के पाथ पे कैसे साथ लेके आएंगे, और ये कैसे सस्टेनेबल होगा और कैसे इंक्लूसिव होगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन को आप अगर थोड़ा जीएस 3 के पॉइंटर्स इसमें डालने पड़ेंगे आपको, इस तरीके से क्वेश्चन डील हो जाता है। और 24 जो लास्ट इसका देखते हैं, डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, अंडर privileged sections are yet not getting the full benefit of affirmative actions as envisaged by constitution। यार देखिए, ये यही तो इंक्लूसिव ग्रोथ की तो बात हो रही है एक तरीके से। ये इंक्लूसिव ग्रोथ की तो बात हो रही है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जब भी इकोनॉमी जीएस 3 में आएगा ना, केवल इकोनॉमी इकोनॉमी की बात करेगा। पर आप जैसे ही आप जीएस 1 में लिखिएगा तो आप इसमें लिखिएगा कि एक ही ग्रोथ, ग्रोथ ही है, तो आप वुमेन लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा? वही एलजीबीटी लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? वही ओल्ड एज के स्तर पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा? जैसे ऊपर रीजन की बातें करते हैं, कैसे वही सेम ग्रोथ जैसे आपके ग्रीन रिवोल्यूशन होता है, क्या सभी इंडिया भर में पॉपुलेशन सभी को उतना ही फायदा होता है? तो कैसे ये डेवलपमेंट जो था, जो सोशल जस्टिस की बातें करते थे, जो अफर्मेटिव एक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो रिजर्वेशन की बातें करी जा रही है, वैसे एक्चुअली ये ज्यादा अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन प्लस डेवलपमेंट की बातें हैं, या फिर ऐसे स्कीम्स, ये सब कैसे? लेकिन ये फिर इंक्लूसिव क्यों नहीं है? सबके लिए फायदा इक्वली क्यों नहीं हो पा रहा है? वो बोलते हैं ना कि वन साइज फिट्स ऑल। ये सब चीजें आपको ड्रॉबैक में लिखना है कि वन साइज फिट्स ऑल है, या फिर सबके स्टेक होल्डर के कंसर्न्स लिए नहीं गए, पहले पूछे नहीं गए। तो इस तरीके से आप इसको आंसर करना था। तो ये सब हम लोग सिखाएंगे, बट अभी बस सिखा रहे थे कि आखिर पीवाई को पूछे किस तरीके से गए हैं, और पीवाई को हर एक हेडिंग में, जो हमारा हेडिंग है सोसाइटी का, उसमें कहाँ फिट बैठते हैं। फिर जो 24 जो क्वेश्चन आया 24 में, ये क्वेश्चन आया था कि सोशियो इकोनॉमिक इशूज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट कैन कोलैबोरेशन बिटवीन एनजीओ प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव। यार वो बोलते हैं ना, यहाँ पे गवर्नमेंट को डालो, यहाँ प्राइवेट को डालो, और यहाँ एनजीओ को डालो। ये तीनों जब एक साथ कोलैबोरेट करने लगे ना, ये जब भी आप आंसर लिखिए तो आप ये तीन एक ट्रायंगल बनाइए, और इस ट्रायंगल के हिसाब से फिर इसको लिखिए कि कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे जो डेवलपमेंट जो है हमारा, या कोलैबोरेट करें तो कैसे फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कीम आती है, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि कल होके जूते बांटने हैं। एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि जूते बांटते हैं। भाई गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि सारे खरीद पाए, सबको कैटर कर पाए? क्योंकि तो फंड लिमिटेड स्कीम होती है ना। तो अगर उसमें प्राइवेट फंड लेके आ जाए थ्रू सीएसआर, या फिर फंडिंग अपने बेनेवलेंट फंडिंग कर दे, चाहे जैसे भी मर्जी से कर दे, और फिर एनजीओ से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी में हेल्प ले। यार वो स्कीम कितनी बढ़िया चलेगी। आज क्या बोलते हैं कि हम स्कीम तो चलाते हैं, बट इट इज नॉट रीचिंग टिल द लास्ट माइल। जो लास्ट पीपल जो है वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि एक गैप है, जो गवर्नमेंट है और जो बेनिफिशियरी, इस बीच में गैप है। इस बीच में अगर एनजीओ को लेके आते हैं बेनिफिशियरी कनेक्ट के लिए, फिर हमारे फंडिंग का इशू है, उसके लिए प्राइवेट को लेके आते हैं। तो इस तरीके से आप कर नहीं सकते कि आप इसको डेवलपमेंट प्रोसेस काफी इंक्लूसिव और बढ़िया से तरीके से कर सकते हैं। तो यही एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, इसको हम लोग डील करेंगे। लेकिन मैंने बस बता दिया कि आखिर ये आंसर किस एस्पेक्ट में जाते हैं, तो कैसे लिखते हैं आप, और ये क्वेश्चन रेलेवेंट क्यों है यहाँ पे। तो इस तरीके से है कि सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, उसमें ये तीनों का क्या पार्ट होगा, कैसे ये प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मोस्ट प्रोडक्टिव तभी होगा जब ये तीनों मिले, ये हैंड इन हैंड कोलेबोरेशन हो, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर अगला जो पॉइंट है, अर्बनाइजेशन। देखिए यार, ये सबसे इजी बोलिए, या फिर सबसे फ्रीक्वेंट पूछिए, बोलिए।
या फिर सबसे सबसे डाइवर्स बोलिए। ये क्योंकि ये है ना डाइवर्स, इसलिए ये स्मार्ट सिटी की बात करेगा, ये अर्बन फ्लडिंग की बात करेगा, अर्बन फ्लडिंग कहाँ है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है। ये आपकी एयर पोल्यूशन की बात करेगा, कहाँ इन्वायरमेंट की बात होगी। फिर कॉन्करेटाइजेशन से आपकी वो बात करेगा, हीट आइलैंड की बात करेगा, वो कहाँ गया, वो डिजास्टर में चला गया। फिर अर्बनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, सोशल प्रॉब्लम्स, अर्बन प्रॉब्लम्स से क्या क्या आ रही है। ये बड़ा ही डाइवर्स है ये। लेकिन इसके लिए हम लोग आपको कुछ नोट्स बनाएंगे। और एक, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक आता है, जैसे चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसमें। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या इशू आते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या क्या पूछा उन्होंने कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री गिवन दैट देयर आर इंक्रीजिंग हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी, इलस्ट्रेट योर आंसर विद इंडियन एक्सपीरियंस। देखिए यार, अगर ये आपने ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, अगर ये आपने ये 4 पॉइंट अगर क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले आपने हाईलाइट कर लिया, ये 4 पॉइंट, तो आप देखिए कितना रिलेवेंट आंसर लिखे हैं। कई बार क्या होता है ना कि आप आंसर लिख चुके होते हैं आधा, उसका याद आता है कि अरे यार ये तो क्वेश्चन में कुछ टेल पॉइंट्स थे, कुछ टेल स्टेटमेंट्स थे जो मैंने पढ़ा नहीं और कुछ भी कुछ लिखा है। ये इंडियन एक्सपीरियंस ना लिखते तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना यार। तो इसलिए ये बेहतर जरूरी है क्वेश्चन को कैसे है। तो जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये ब्लॉक बना रहा हूँ, ऐसे ही आप भी एग्जाम्पल जब क्वेश्चन लिखने बैठे कभी भी, जैसे कल हमने ओरिएंटेशन में बोला था तो लोग बोले थे कि आंसर लिखे कैसे सर, आंसर लिखने नहीं आता। तो लिखने नहीं आता, एक तो पहले कंटेंट की कमी हो सकती है। ये कंटेंट जिस दिन हो गया उस दिन आपको ब्रेकअप करना भी जरूरी है कि क्वेश्चन ब्रेक कैसे करना है। और वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो कंटेंट आप बस भर दीजिएगा, यू विल राइट व्हाट यू नो रादर देन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो ये सब से बचने के लिए आप ये ब्रेकेज करिए, इसमें अलग अलग टॉपिक तोड़िए इसको, और इस तरीके से इसको अलग अलग पॉइंट पे इसका आंसर लिखिए। 15 नंबर का था, 4 टॉपिक पे 4 पॉइंट को जोड़ के आराम से बढ़िया लिख सकते थे। तो अब ऐसे नहीं सबको डील किया जाएगा अच्छे तरीके से। मैं आपको बस अभी थोड़ा पीवाई को बता रहा हूँ बस। डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन द इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज? यार ऊपर से हम लोग नहीं पढ़ते आ रहे हैं हर बार, हर बार यही तो आ रहा है कि डाइवर्सिटी से क्या इशू आ रहा है, ट्राइबल का क्या इशू आ रहा है, या पुअर के लिए क्या इशू आ रहा है। तो एक तरीके से सिमिलर टॉपिक ही तो है, बस इस बार कॉज बदल गया। पहले क्या था, रीजन के चलते डाइवर्सिटी थी, वो प्रॉब्लम आ रही थी। अब क्या अर्बनाइजेशन चलते प्रॉब्लम आ गया कि अर्बन में कैसे बोलते हैं ना कि अर्बन में दो लोग रहते हैं, यहाँ पे अमीर रहते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ रहते हैं पुअर, ऑन द आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट पे रहते हैं ना ये जो झुग्गी झोपड़ी जो सारी चीजें हैं, तो कहाँ अर्बनाइजेशन हुआ मेन एरिया में, और बाहर रह गए गरीब। तो इस तरीके से ये कॉज एक अलग हो गया, बट वापस वही सोशल प्रॉब्लम, जो पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन जो है ना, ये इसी के अगेंस्ट, इसी के आसपास है। तो इसको आप देखना है इसको। ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटी रिलेटेड टू राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, यार ये बहुत बड़ी चीज थी। और ये कल्चर ऑफ कंजम्पशन, जो न्यू मिडिल क्लास की बात होती है ना, ये न्यू मिडिल क्लास का मतलब, मिडिल क्लास क्या होता है, मिडिल क्लास आपका होता है सिंपल कि हम पुअर नहीं है बट हम अमीर भी नहीं है, हम 2 रोटी खा सकते हैं, 2-4 रोटी एक्स्ट्रा खा सकते हैं गरीबों से। बट हाँ, जो हाई क्लास खाना खा रहे हैं बाहर के लोग, वो हम नहीं कर सकते। ये तो मिडिल क्लास एक तरीके से ये था कि ये जो न्यू मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास तो था ही पहले से ही, तो पहले से भी रह रहा है ना इंडिपेंडेंस से पहले भी। लेकिन अब ये नया मिडिल क्लास है। ये कैसा मिडिल क्लास है, इट इज ग्लोबल इन इट्स कंजम्पशन। इसको क्या चाहिए, इसको मूवी देखने जाना है, इसको पीवीआर देखने जाना है। पहले के मिडिल क्लास कुछ भी छोड़ते थे ना, यही बोल देते थे कि यार मूवी कहाँ देखने जाए, हम तो मिडिल क्लास है। लेकिन आज क्या है, मिडिल क्लास क्या कर चाहता है, बच्चों पे पढ़ाई के लिए सोचता है ज्यादा, बच्चों के एजुकेशन में बहुत फोकस है इसका। फिर कंजम्पशन का पैटर्न बहुत इनका बदल गया है। फिर क्या, न्यूक्लियर फैमिलीज की बात होती है यहाँ पे। पहले के मिडिल क्लास जरूरी थोड़ी थे न्यूक्लियर थे, लेकिन आज क्या होता है, न्यू मिडिल क्लास बाहर निकलता है, न्यूक्लियर हो जाता है। फिर वुमेन के लिए फ्रीडम ज्यादा है, वर्क के लिए वर्क का जो फ्रीडम है ये ज्यादा है, सेकुलर इन नेचर है। पहले क्या था, सेकुलर था। तो ये मिडिल क्लास तो है, लेकिन मिडिल क्लास में भी एक नया मिडिल क्लास है। कैसे, वो एजुकेशन पे भी ज्यादा फोकस कर रहा है, अपना कंजम्पशन उसका ग्लोबल कर रखा है उसने, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, वुमेन को ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए मौका दे रहा है, फिर सेकुलर सोच रख रहा है। तो ये न्यू मिडिल क्लास की बात थी। इसको मैं तो एटलीस्ट इसको आपको टॉपिक जो डील करेंगे हम लोग, जब इसको टॉपिक वाइज हम लोग इसको तोड़ के आंसर बता रहे होंगे, तो इस टाइम इसको मैं ढंग से बताऊंगा। बस एक बार आपको जानने के लिए था कि आखिर मिडिल क्लास तो सर सुना है, लेकिन ये न्यू मिडिल क्लास है क्या है, मिडिल क्लास में न्यू क्या है। क्योंकि मिडिल क्लास पहले, मिडिल क्लास होना जरूरी नहीं था कि आप न्यूक्लियर ही फैमिली में रहें। न्यू मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं था कि आप सेकुलर वैल्यूज रखें। लेकिन अब ये चीजें बदली हैं थोड़ी, तो ये देखना है कि ये न्यू मिडिल क्लास कैसे थे। फिर 2021 में क्या पूछा, मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ आईटी डेवलपमेंट इन मेजर सिटीज। यार ये सेम नहीं है क्या, अर्बनाइजेशन,
सिमिलर सिमिलर चीजें नहीं है, या फिर टीयर टू वाला, ये भी तो है। ये सारे टॉपिक सेम ही तो चल रहे हैं। तो एक तरीके से देखिए, ये कल सुमित सर एक बार बता भी रहे थे कि सोसाइटी का है ना, आपके पास 1000 पेज के नोट्स हो जाए तो आपका काम चलेगा नहीं। अपने आइसन के लिए आपके पास 2 पेज 2.5 पेज का नोट्स होना चाहिए बस। ये हम लोग आपकी हेल्प करेंगे ये सब चीज़ों के लिए, ताकि जो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे सारे आप एड्रेस कर सकें। बहुत ईजी तरीके से आपके नोट्स बनेंगे। और आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि वो नोट्स है कि हमारे नोट्स से बेस्ट है। हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी आपको हम अच्छे नोट्स के लिए रेफर भी कराएंगे कि हाँ, ये टॉपिक के नोट्स देख सकते हैं आप। अगला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। जैसा अर्बनाइजेशन था, सिमिलर चीजें चली हैं ग्लोबलाइजेशन पे। जैसे अर्बनाइजेशन हमारे सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट को कर रहा था, ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन हमारे हर एक एस्पेक्ट को कर रहे हैं। कैसे? कंजम्पशन पैटर्न पे, फैमिली को, रिलीजन को, मैरिज को, बच्चे के सोशलाइजेशन पे। जैसे आईपैड किट अपने हमने पढ़ा था ना, आईपैड किट पढ़ा था। ये सब चीजें क्या हो रही हैं? तो ये अलग अलग चीजों को हमारे को ये सिलेबस में दिया ही इसलिए है कि सोसाइटी को, कि इट इज नॉट एन आइसोलेटेड सोसाइटी एनी मोर। अब तो आप ग्लोबली कनेक्ट है ना, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। आप आज देखिए सबके पास आईपैड आईफोन की बात करते हैं, घर में थोड़ी थोड़ी बन रहा है हमें। ये कहीं ना कहीं बाहर से कनेक्शन ही तो है। ग्लोबलाइजेशन का तो इम्पैक्ट है कि आप हर एक चीजें, बाहर की चीजें आप खुद के पास लेके आ रहे हैं, या फिर अपनी चीजें बाहर भी भेज पा रहे हैं। आप कस्टम देखिए, कल्चर देखिए। आज क्या कुर्ता पहनते थे हम, हमारी क्या थी कल्चर, ये थी ना कि धोती कुर्ता पहनेंगे। आज कुर्ता धोती पहने हुए कितने लोग मिल जाएंगे रोड पे। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का तो इम्पैक्ट है कि हर जगह पे, हर एक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को उसने इम्पैक्ट किया है। उसके लिविंग पैटर्न पे हो, या फिर उसके पहनावे पे हो, उसके खाने पे हो। आज मैकडोनल्ड कल्चर बोलते हैं, आज ईट आउट कल्चर बोलते हैं। पहले ये था, पहले बोलते घर का खाना खाओ, शुद्ध रहो, स्वस्थ रहो। आज ये है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट मैरिज पे देखिए। मैरिज क्या था? पहले क्या था? 7 जन्मों का साथ, पति परमेश्वर। आज वो है, आई लव टिल फर्दर नोटिस। भैया तुमसे प्यार तब तक है जब तक तुम हिसाब से रहोगे, वरना नोटिस पाओ और निकलो यहाँ से। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप है, या फिर वो कोहैबिटेशन है। कोहैबिटेशन है या सेम सेक्स मैरिज है। ये सब कहाँ से? ये सब कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का तो इम्पैक्ट है कि हमारी सोसाइटी खुली, हमारी सोसाइटी became open to the outer society, and similarly at the same time we consume some of theirs, और हमने कुछ अपने भी आगे भेजे। इसके लिए बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। ये दो वर्ड यूज करते हैं कि हमने कुछ ग्लोबल चीजें लोकल कर ली, हमने अपने में ले लिया। खाने में कैसे हुआ? आज पिज्जा कौन खाता था भाई पहले? पिज्जा, आज देखिए पिज्जा हर घर में नाम सुना हुआ, खाए ना हो लेकिन सुना हर घर में है। अब ग्लोबल चीज हम लोकल लेके आए। यूनिवर्सलाइजेशन कैसे हुआ? आज हमारी दिवाली जो मनाई जा रही है, कल जैसे दिवाली है, आप सबको पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली के लिए, और अच्छा साल हो आपके लिए। लेकिन इस चलिए एग्जाम्पल में आ गया, लेकिन दिवाली के लिए बता देते हैं। आज दिवाली की छुट्टियां अमेरिका में हो रही हैं। कैसे हो रही है भाई? ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का तो इम्पैक्ट है। जो लोग भी गए वो कल्चर लेके गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, बड़ा ही ब्रॉड है, लेकिन इसके नोट्स आपके 1.5 से 2 पेज में होंगे। और इसके क्वेश्चन भी देखिएगा आप तो एक तरीके से देखिए। अब जैसे कैसे है कि ग्लोबलाइजेशन, एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर ही तो है। पहले क्या था? मिनिमलिस्ट जीवन जियो। पहले क्या था? रूखा सूखा खाओ। गांधी जी तो खुद बोलते थे ना कि कम खर्च करो और ज्यादा बचाओ, सेविंग करो। आज क्या है? जो पैसे हैं, या तो गाड़ी खरीद, मैक्सिमम लोग ईएमआई पे रह रहे हैं। मैक्सिमम लोग खर्चे अपने इनकम से ज्यादा कर रहे हैं। तो कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर ही तो आया बाहर से, कि भाई सेविंग छोड़ो, खर्चा करो। और इसके लिए तो गवर्नमेंट ही प्रमोट करती है, अलग अलग डिस्काउंट देती है। अलग अलग चीजों के लिए आपके लिए देख रहे हैं आप कैसे, अलग अलग चीजों के लिए जीएसटी कैसे कम किया जा रहा है, ताकि गाड़ियां खरीदें आप बाइसाइकिल खरीदें, मोटरसाइकिल खरीदें, सब चीजें। तो ये तरीके से ये कैसे ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें जानना है सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट में। तो पहला क्वेश्चन था कि कंज्यूमर कल्चर पे देखिए। दूसरा क्या था? न्यू टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड इसका विद रेफरेंस टू इंडिया। देखिए कैसे ये ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी, ये कैसे ये स्कार्स वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं, फिर भी ये कैसे इनका एक रिलेशन है, ये देखना है हमें कि ये कैसे क्वेश्चन है। फिर अगला क्या था? क्रिप्टो करेंसी। यार ये भी यही है ना, ये तो करंट, देखिए तो एक तरीके से करंट ही था। लेकिन ये यहाँ पे जब आ गया ग्लोबल सोसाइटी, जब तक इसका ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक क्रिप्टो करेंसी कहाँ से चलेगा? तो एक तरीके से एक्सेप्टेंस है। ये एक तरीके से आप इसकी, जब ये चलन में आ जाएगा, तभी इस चीजों का फायदा भी है, या फिर तभी ये सक्सेसफुल माना जाएगा। तो ये जब ये सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जब टच करेगा, तो इसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये इसको जानना था इसमें।
अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो क्या? यार देखो, जैसे अब नेशन था ना, सिमिलर टाइप पे ग्लोबलाइजेशन भी है, सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस थोड़े थोड़े कीवर्ड कभी कभी पूछ देंगे। जैसे वहाँ स्मार्ट सिटीज था, यहाँ क्रिप्टो करेंसी पूछ दी गई, यहाँ न्यू टेक्नोलॉजी की बात की दी गई, वहाँ पे कभी अर्बनाइजेशन में रूम ऑफ द रिवर की बात करेगा, कभी अर्बन फ्लडिंग की बात करेगा। तो ये सब चीजें हैं थोड़ी सी, टॉपिक वही है, बस इम्पैक्ट इम्पैक्ट हमेशा सेम रहेगा, इम्पैक्ट हमेशा सेम रहेगा, बस हेडिंग बदलते जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन का बताइए, रीजनलिज्म का बताइए, अर्बनाइजेशन का बताइए, ये सब चीज़ों पे इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। अगला क्या है? इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड अनमैरिड वुमेन वेरियस क्लासेस, हाउ दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिली। ये देखिए, एक दो तीन चार, अगर ये चार टॉपिक आपने जैसे तोड़ लिया, चार आपने जैसे बक्से बना लिए, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रेलेवेंट लिखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 3 पेजेस मिलेंगे। अगर आप एक ही ब्लॉक समझ के क्वेश्चन को आंसर करने निकलिएगा तो आप कभी नहीं होगा। इसमें आप लिखिए पहले स्किल्ड, ये जो वुमेन की बात हो रही है कि कैसे इंक्रीज किया इसने, इंक्रीज द अर्बन माइग्रेशन, कैसे इसने इंक्रीज किया है, और इसका इम्पैक्ट बताना है कि इसको दो पार्ट में बांटिए, पार्ट वन पर्सनल फ्रीडम और दूसरा रिलेशनशिप विद फ्रीडम फैमिली के लिए। तो इस तरीके 3 4 पार्ट में बनेगा तो ये क्वेश्चन आराम से आपका निकल जाता है। पर बाकी वही मैं बोल रहा हूँ आप वापस से, कि सबका ग्लोबलाइजेशन हो या अर्बनाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी की ही बात होगी हमेशा ही। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी एंड इथनिक आइडेंटिटी एंड कॉम्युनलिज्म। यार एथनिक आइडेंटिटी की बात कैसे हो रही है? जैसे कि आप क्या है ना, आज इंडियन है, आप एक बिहारी हो सकते हैं, आप एक महाराष्ट्रियन हो सकते हैं। एथनिसिटी कैसे हो सकते हैं? आपके रिलीजन से भी कुछ बात हो सकती है, कि हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो, एथनिक तो फ्लूइड है ना बहुत। तो इस तरीके से आपका है। लेकिन ये पोस्ट लिबरल एरिया में कैसे होता है? भाई एक ही इंडियन जो यहाँ इंडिया में रहेगा ना, तो इंडिया में रहेगा तो अपने आप को महाराष्ट्रियन बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा, तमिल बोलेगा। लेकिन यही जब अमेरिका चले जाते हैं तो दे बिकम एन इंडियन पर्सन। तो इंडियन आइडेंटिटी देखे तो ये बदल ही तो रहा है। ये कैसे ये इम्पैक्ट जो है, एथनिक आइडेंटिटी जो यहाँ पे बड़ी सी सेग्रीगेटेड थी, एक फ्लूइडिटी आ गई ना इसमें। आप बात करते हैं क्या कि मैं कौन से स्टेट का हूँ? जब अमेरिका चले जाते हो वहां तो यही बात होती है कि हम इंडियन हैं। तो ऐसे ही है, फिर वहां से और आगे आगे निकल गया तो एक ये भी बात होती है कि आप एशियन हैं। ऐसे आपकी आइडेंटिटी अलग अलग थी कि आप पहले तो आप एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के थे, फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री के थे, फिर पर्टिकुलर कंटिनेंट के थे। लेकिन बाहर जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी कैसे हो जाती है? एक तरीके से एशियन हो जाते हैं, कभी कभी आप इंडियन हो जाते हैं, कभी ब्लैक हो जाते हैं, चाहे कुछ ऐसे करके। तो आइडेंटिटी फ्लूइडिटी तो है। और क्यों? पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में कैसे इससे चलते हैं, और कम्युनलिज्म इससे कैसे एक रिलेशन कैसे है, ये बताना है आपको कि इम्पैक्ट कैसे होगा इन सब चीज़ों पे। तो ये सिमिलर लाइन पे आपको इसका आंसर लिखना है, और ये हो जाएगा। अब ये दो टॉपिक हमारे छोटे से बचते हैं, जो सिलेबस का पार्ट ही है, कि सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म। ये देखिए 4 टॉपिक है, चारों पेज टॉपिक पे एक एक पेज का नोट्स बनाइए इजी सा। और ये सारे के सारे टॉपिक इजी इजी तरीके से, इन द सेंस कि बड़े थोड़े से रिपीटेटिव बोलिए या फिर जो भी बोलिए, क्वेश्चन ना सीधा सीधा लाइन उसी तरीके से आता है। जैसे देखिए पोस्ट लिबरल, ये वापस वही उसी तरीके से आ गया, ये पिछला वाला क्वेश्चन था। जैसे कम्युनिज्म था ना, यही वाला सेम ही था। तो इस वाला ये तो मैं गलत यहाँ लेके आ गया, इसको हटा दीजिए। टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लुरलिज्म, की एलिमेंट्स मेकिंग इंडिया फॉर्म सेकुलर, आ गया सेकुलरिज्म से। सेकुलरिज्म तो था। इस तरीके से क्या है, ये सीधा सीधा टॉपिक था। और ये जब भी सेकुलरिज्म आप पढ़िएगा ना, तो आप बात करिएगा प्लुरल सोसाइटी की बात करिएगा, एसिमिलेटिव सोसाइटी, इंटीग्रेटिव सोसाइटी, टॉलरेंट कल्चर, ये सब चीजें आप बात करिएगा हर जगह। तो ये सब एक सेकुलरिज्म टॉपिक में आप नोट्स जब बनेंगे तो इसमें कवर हो जाएगा। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। ऐसे डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी, सोशल जस्टिस, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन नॉट, ये वापस वही वाला क्वेश्चन है जो पहले था ना, रीजनलिज्म। ये इसमें वापस वही रीजनलिज्म की बात हो रही है। ये कैसे हो रही है आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, बट ये देखिए कि एक ही जो फंक्शन, एक ही जो चीज आती है, एक ही पॉलिसी है, वही एक पॉलिसी स्टेट्स को, एरिया को कैसे अलग अलग तरीके से बेनिफिट करता है, अलग अलग रिलीजन के लोग कैसे अलग अलग इम्पैक्ट करते हैं, अलग अलग, जैसे ट्राइबल की बात हो रही थी, ये कैसे अलग अलग इससे इम्पैक्ट होते हैं। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन जो था, ये आपका यही था, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म, ये सारी चीजों को मिलाते हुए क्वेश्चन था कि फुल बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, फुल बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा, नॉट गेटिंग फुल बेनिफिट्स एज इन्वेस्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए क्या रहती है? यही तो है ना, कॉम्युनलिज्म का इशू है, रीजनलिज्म का इशू है, कहीं ना कहीं जो फैमिली लेवल पे इशू है कि सेमी पॉलिसी आती है,
उसके सारे बेनिफिट पैट्रियार्क सारे उड़ाए जाते हैं। कोई जैसे डीबीटी का पैसा आता है, वो सारे के सारे पैट्रियार्क यूज करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से तो एक ही पॉलिसी बनती है, लेकिन वो कैसे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, सभी के लिए वो फायदा क्यों नहीं कर पाती है। ये क्वेश्चन शायद हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, बस मैंने इसका एक अलग एस्पेक्ट इस टॉपिक के हिसाब से कैसे ये बता दिया मैंने आपको। और ये सब के अलावा ना एक बार एक मिसलेनियस दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ऑल दो इसको कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, और ना ही किसी सिलेबस के अपने एटलीस्ट जीएस के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं आते हैं। लेकिन एथिक्स ऑफ सिविल सर्विस, यार ये जीएस 2 में है ना, सीधा सीधा लिखा हुआ। भले आप जीएस 1 ने पूछ लिया तो आप वो क्या कर सकते हैं, अब इसमें कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये जीएस 2 का सीधा सीधा टॉपिक था कि सिविल सर्विसेज के एथिक्स कैसे आपके प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस को कैसे ये वो करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन कैसे है ये डायरेक्ट डायरेक्ट जीएस 2 का क्वेश्चन था। अब पूछ दिया जीएस 1 में, पढ़ लिखना तो यहीं पे है। इसके लिए हम अलग से तैयारी सोसाइटी के अंदर नहीं कर सकते। जीएस 2 में जो पढ़ा है हमने, वो था ना रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, वो उसी से ये क्वेश्चन हो जाता। हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटेड इन फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। यार ये भी, ये दोनों है ना मिसलिनियस है, इसको सोसाइटी के थ्रू ना समझा जाए तो ही अच्छा है। क्योंकि डिजिटल इनिशिएटिव्स जो है ना, ये डिजिटल इनिशिएटिव्स आप शायद आप साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और सोशल जस्टिस वाले पार्ट से भी बेहतर कर सकते थे। बाकी आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स आपको कोई बड़ी बात नहीं है यार, आप स्वयं स्वयं पढ़ सकते हैं। आप डिजिटल इंडिया या भारत माला इनिशिएटिव, जहाँ पे भारत नेट, सॉरी भारत नेट इनिशिएटिव, ये सब सारी चीज है ना। अभी क्या डिजी लॉकर आया है, अभी क्या है वन सब्सक्रिप्शन वाला एक आया ना 1 जनवरी से, वन सब्सक्रिप्शन वाला है। या फिर आपको वेरियस फेलोशिप, स्कॉलरशिप्स, ये सब चीजें जो ऑनलाइन तरीके से मिल रही हैं। तो यही बताना है कि डिजिटल इनिशिएटिव्स कैसे एजुकेशन सिस्टम को, तो ये यार इसके लिए सोसाइटी के ना भी आपके अंडर इसको गिने तो भी चलेगा। ये अलग ही था यार, ये अलग ही था। इस तरीके से हमने अपने सिलेबस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक पिछले 5 साल में, आप क्वेश्चन को कैसे तोड़ सकते हैं, ये हमने देखा। बाकी जो आप ये आपने देख के आपको ये जरूर लग रहा होगा कि सर आपने बता तो दिया बड़े आसानी से कि ये ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो। वैसे कंटेंट कहाँ से आएगा? हम लोग कंटेंट जो है अगली क्लास में हर एक टॉपिक, जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट तो ट्राइबल से रिलेटेड 2 पेज, रीजनल डिस्पैरिटी रीजनलिज्म है तो उसके लिए 2 पेज, ये सब चीजें हम लोग लेके आएंगे। और इसके बारे में हम लोग समझाएंगे क्लास में आपको, थ्रू पीवाई क्यू ही, थ्रू पीवाई क्यू ही हम लोग उसको बताएंगे कि कैसे हमारे नोट्स से आप क्वेश्चन। देखिए नोट्स तभी नोट्स हैं जब आप उससे पीवाई क्यू आंसर लिख पा रहे हैं, और नहीं लिख पा रहे तो नोट्स है ही नहीं आपके, बस वो अपने ज्ञान की चीजें हैं। तो इस तरीके से नहीं बनाना है आपको, ऐसे नोट्स बनाने चाहिए, ऐसे नोट्स आपके चाहिए जो पीवाई को एड्रेस कर जाए। तो पीवाई को एड्रेस करते हुए हम नोट्स बनाएंगे, आपको नोट्स बनवाएंगे या फिर रेफर करेंगे किसी नोट्स को, और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस पीवाई को आंसर कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी किसी के कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं अभी। कृपा भाई, हेलो। हाँ भाई। हाँ तो ये कुछ डाउट सेशन ले लेते हैं हम लोग हाँ उनसे, हाँ, डाउट्स आप डाउट्स। लोग है तो डाउट पूछ लीजिए। बाकी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि जो मेंस का जो पेपर होता है, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चनिंग होती है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन प्रीलिम्स का एवेल्युएशन बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। आपका सही आंसर है 2 नंबर मिलेगा, गलत आंसर है 1/3 हो जाएगा। मेंस का जो क्वेश्चनिंग होता है वो बहुत प्रिडिक्टेबल होता है, वही सिलेबस के थीम्स जो रिपीटेड थीम्स है वही पूछा जाता है। मेंस का एवेल्युएशन थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कई बार आपको लगता है कि बहुत खराब एग्जाम चला गया लेकिन अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो हमें बस इतना इंश्योर करना है कि जो भी चीजें बार बार पूछी जा रही हैं उसमें कम से कम इतना आंसर लिख दें कि हम एबव एवरेज मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मेंस में जो जो भी लोग मेंस एग्जाम लिखेंगे वो प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं, वो साधारण लोग नहीं है। प्रीलिम्स में क्राउड ज्यादा होता है, तो मेंस में आपको आप एवरेज आंसर लिख के आएंगे तो आपको बिलो एवरेज नंबर मिलेगा। तो आपको थोड़ा बहुत हर क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज ऑफर करना पड़ेगा। तो ईशा पूछ रही है, इज इट वाइज टू यूज सोशलाइज थिंकर्स इन योर इन जीएस आंसर? देखिए थिंकर्स का ऐसा है कि ओवरडू नहीं करना है, मेरे ख्याल से रविश भाई इस पे थोड़ा बेहतर बता पाएंगे। ओवरडू नहीं करना है कि देखिए, आप ऐसा नहीं है कि 4-5 थिंकर आप एक ही आंसर में कोट कर लीजिए। हाँ भाई बताइए। हाँ तो मैं बता रहा था, जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछा था ना आपने कि सोशोलॉजिकल थिंकर्स जीएस में आंसर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये मेरे खुद का सोशोलॉजी का ऑप्शनल था, और एक मेरे एक दोस्त हैं या फिर आपके खुद के पार्ट हैं इसमें, आकाश सर और सत्यम सर और ये सतपाल सर, हम लोगों ने है ना थोड़े दिन कुछ दिन साथ ही पढ़ाई करी थी। मैं इनके नोट्स देखा सोसाइटी के, तो मेरे सारे थिंकर ये यूज कर रहे हैं, और मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा था क्योंकि मैंने सोचा कि तो सोशोलॉजी के थिंकर्स हैं,
यार ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ओवरडू जो आप बोल रहे हैं ना, कृपा सर जैसे बता रहे हैं आपको, कि ओवरडू मत करिए। ऐसा ना लगे कि सामने लोग समझ में आना ही बंद हो जाए कि यार ये कैसे इसने भारी भारी वर्ड फेंक दिए, भारी भारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स लिख दिए जो हमें लगते हैं कि बहुत अच्छा लिख दिया, बट शायद जीएस वालों को नहीं समझ में आएगा यार। वो तो इंग्लिश, जीएस को कॉपी क्या चेक कर सकता है? कोई भी चीज चेक कर सकता है, कोई भी जनरल जिसको आंसर आता हो। लेकिन सोशियोलॉजी का नॉलेज उसको होगा ना जो उसके लिए स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर उसका कंटेंट ही, आपका सोशियोलॉजी का कंटेंट अलग है। लेकिन थिंकर्स जो हैं, जैसे दरखाइम हुए, मैक्स वेबर हुए, मार्क्स हुए, गुहरे हुए, एम एन श्रीनिवास हुए, ये सब कॉमन है थोड़े से। ये एक बोल सकते हैं स्प्रिंकल करिए। इसको ऐसा मत बनिए कि हर एक आर्गुमेंट को आप थिंकर से जोड़ रहे हैं, ऐसा मत करिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ थिंकर्स आप जोड़ सकते हैं। आप कोई भी थिंकर, या गांधी जी का एग्जांपल लाते तो हैं हम लोग एथिक्स में, क्योंकि किसी ने बोला थोड़ी हमें, लेकिन लिख रहे हैं ना। केवल गांधी जी तो नहीं लिख रहे हैं, केवल अरिस्टोटल तो नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसे ही जीएस को भी हमें बहुत सेग्रीगेट करके नहीं रखना है कि सोसाइटी सोशियोलॉजी हमारा ऑप्शनल है, या फिर थिंकर हमें यूज नहीं करना है। ये इस चीज में आप बहकावे मत रहिए, और हम्म। थिंकर यूज करिए। बस हाँ, बस ये ध्यान रखिए कि कॉमन आदमी जो पढ़े, जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृपा भाई के अगर नहीं हो सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ऐसा ना हो कि वो जीएस वाली कॉपी भी चेक ना कर सके। ये इस स्थिति नहीं आनी चाहिए। बाकी तो यार अब यूज करिए ना, क्या दिक्कत थोड़ा सा। मैं भी मतलब, मैं इसलिए इंसिडेंट्स को मैं बताना चाहता था, क्योंकि मेरे दोस्त यूज कर रहे थे, डिस्पाइट देम हम्म। नॉट नोइंग दोज थिंकर्स इन डिटेल। लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि यार ये थिंकर तो कहाँ यूज करें इसमें, ये तो हम्म। सोशियोलॉजी के थिंकर्स हैं। तो इसमें मत रहिए आप लोग, आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और समय के साथ मुझे लगता है कि मतलब जो आंसर राइटिंग है उसका स्तर बढ़ रहा है। यही चीज शायद 5 साल पहले रेलेवेंट ना होती कि आप थिंकर्स बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आपके नंबर कम हो जाए, लेकिन अब सब यूज कर रहे हैं। जब सब यूज कर रहे हैं, जो जिसका सोशलॉजी ऑप्शन नहीं है वो भी यूज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप नहीं यूज करेंगे तो आपका आंसर जो है वो स्टैंड आउट नहीं करेगा। तो वही बात है, अति सर्वत्र वर्जयते, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है कि हर हर आर्गुमेंट को थिंकर से लिंक कर रहे हैं, लेकिन आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे देखिए, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि सोसाइटल पर्सपेक्टिव से हम उस कीवर्ड को कैसे लिखें। तो जैसे देखिए पॉइंट में, या देखिए अगर आप एक बोलते हैं ना कि सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज नहीं रहेगी तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यार देखिए ना, आज स्लैपिंग हो जाती है। एक एक ये बंदे को, एक मान लीजिए कोई रूल तोड़ रहा है, यार सिविल सर्वेंट होकर आप उसको थप्पड़ मार दीजिएगा। अभी जो वायरल चल रहा था कुछ दिन पहले, आपने यूट्यूब में देखा होगा, एक कैसे एक आईपीएस ने एक पिटाई कर दी, उसको थप्पड़ मार दिया। तो एथोज की तो कमी थी। आपके आपकी नॉलेज ही तो कमी है। जो आप जो प्लानिंग करते हो, आप उसमें स्टेयर्स जो बनाते हो, आप स्टेयर्स के लिए पीडब्ल्यूडी, क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी वाले बच्चों लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं बनाते हो। तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस का ही तो लैक है। ये आप अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखिए ना, ओल्ड एज के लिए जैसे कोई भी स्कीम बनती है, या फिर मान लीजिए कहीं कोई बिल्डिंग बनती है, अब उसमें ओल्ड एज होम है, फॉर एग्जाम्पल है कि ओल्ड एज होम बनाना है। आप सिविल सर्वेंट है, आपको बोला गया कि ओल्ड एज होम बनाना है, आपने उसको फोर्थ फ्लोर पे बना दिया। अरे भाई, आपको पता नहीं सोसाइटी में कि ओल्ड एज होम को जब फोर्थ फ्लोर चले ही जाना था, लिफ्ट ना हो अगर, फोर्थ फ्लोर पे चले जाता तो ओल्ड एज क्यों रहता? उसकी कहीं ना कहीं शारीरिक कमजोरियां हैं, तभी तो ओल्ड एज है। तो आपका अगर सोशल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का जो इथोज होता अगर, और आपकी एक सामाजिक समझ अच्छी होती, तो शायद आप उस ओल्ड एज होम को ग्राउंड लेवल पे बनाते, या फिर लिफ्ट की समस्या को लिफ्ट लगवाते वहां पे। तो ये सब चीजें यार इथोज, देखिए आपको जब ये क्वेश्चन आखिर में आप खुद डील करूंगा इस क्वेश्चन को, इसके आंसर लिखवाएंगे आपको, आपको सब बताएंगे। लेकिन एक जेनरिक आप समझिए कि सोसाइटी में आप पार्ट कर रहे हैं, आज सोसाइटी में आप एक पार्टिसिपेंट ही हैं, सिविल सर्वेंट भले ही हो, लेकिन आप सोसाइटी के एक पार्टिसिपेंट ही हैं। तो आप देखना है कि हमारे अलग जो कलीग्स हैं, एक पार्टिसिपेंट जो अलग, जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, ओल्ड एज हो, डिसेबिलिटी वाला हो, वुमेन हो, ट्रांस हो, हर चीज को इंक्लूसिव बनाए। जो आप पहले बात हो रही थी ना, कि क्वेश्चन था ना वहाँ पे कि हाउ डिफरेंट इनिशिएटिव्स एग्रेसिवली हम ले रहे हैं, बट इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज एथोज भी तो कम ही हो रहा है ना, क्योंकि पॉलिसी प्लानिंग करता कौन है? सिविल सर्वेंट ही तो कर रहे हैं। तो इस तरीके से एस्पेक्ट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप टेंशन ना लीजिए, इसको ढंग से इसको डील करेंगे क्वेश्चन को पूरा। हम्म। देखिए बेसिकली मतलब आंसर में आपको सीखना ये है, मतलब सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक कर पा रहे हैं कि नहीं। पार्ट्स में ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे उतना बेहतर आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप पार्ट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको काम ये करना पड़ेगा कि पास पार्ट्स आइडेंटिफाई करना। देखिए कुछ कुछ होता है कि जो क्वेश्चन में ही, जैसे जीएस 3 में आप देखेंगे 2024 में एक एक क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन पूछ दिया था, वो 10 मार्कर ही था। तो वहां तो सीधे सीधे दिख जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 15 नंबर का है, वो एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पार्ट में ब्रेक करना सीखिए, स्ट्रक्चरिंग सीखिए, प्रेजेंटेशन पहले सीखिए। मैक्सिमम लोग
पहले क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कंटेंट, मतलब 1000 पेज का नोट्स बना लेते हैं, फिर आंसर राइटिंग करने बैठते हैं, तो मतलब उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं आंसर को। तो जबकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए, कंटेंट तैयार करना, वैल्यू एडिशन करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, टाइम भी रहता है, बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है। लेकिन स्ट्रक्चरिंग सीखना, प्रेजेंटेशन सीखना, ये आपको ये कम एफर्ट से आप सीख सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा टाइम वहां लगा देते हैं, फिर आप आते हैं स्ट्रक्चरिंग सीखना, प्रेजेंटेशन सीखना, फिर थोड़ी सी देर हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पार्ट में ब्रेक करना सीखिए, स्ट्रक्चरिंग करना सीखिए, प्रेजेंटेशन पर काम करिए, और कुछ कुछ मामलों में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जो अभी हम लोग कुछ टॉपिक वाइज आपके नोट्स भी बनवा देंगे, सारा वैल्यू एडिशन का पॉइंट पॉइंट सब लिखवा देंगे, तो इंट्रो कंक्लूजन आपका सॉर्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक ही इंट्रो इंट्रो लिख रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आपको, आपके पास दो तीन ऐसे टेम्पलेट होने चाहिए कि मतलब सेकुलरिज्म का क्वेश्चन आए तो मतलब ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, एक जनरल वे फॉरवर्ड सेकुलरिज्म से में क्या हो सकता है, ये सब चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी। तो अनीश पूछ रहे हैं विल बी डिक्लेयर, हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल, सारा टेम्पलेट हम लोग डिस्कस करें। अभी रवीश भाभी, तो हम लोग बस ये जो क्लास था ये मतलब बस ये बता रहे थे कि पीवाईक्यूज की मैपिंग, जो कुछ सिलेबस के कुछ हिस्से होते हैं जो कि सिलेबस में लिखे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि लिखे इनविजिबल पार्ट ऑफ सिलेबस, जैसे मैरिज वाला आपने देखा, और भी वर्क फ्रॉम होम, फैमिली वाली चीजें, ये सिलेबस में लिखी नहीं हुई है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। ये भी सिलेबस ही है जो पीवाईक्यू 10 साल में, 2013 से पैटर्न चेंज हुआ, 2013 से 2025 तक बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, सोसाइटी का। हर साल 6 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 13 साल हो गए, 13 × 6 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और बहुत ही हाई क्वालिटी के क्वेश्चन, और उसमें भी कितना रिपीटेशन होता है। तो सारे टेम्पलेट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन आप मत लीजिए। और एक टेम्पलेट की बात थी अभी, जैसे ब्रेक करना ना, वो भी एक टेम्पलेट ही है कि आप क्वेश्चन को ब्रेक कैसे कर पा रहे हैं। अगर ब्रेक ही नहीं कर पाए ना, तो क्वेश्चन में आप वो जनरली, वो मैं बोल रहा था ना कि यू विल राइट व्हाट यू नो rather देन हम्म व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो ये सब जानने के लिए आपको बहुत जरूरी है, ये टेम्पलेट का पहला स्टेप ये समझ लीजिए कि टेम्पलेट लिखने से पहले ये जानना जरूरी है कि लाके लिखना के लिए पूछा क्या है। तो पूछा हुआ जानने के लिए आपको ब्रेक करना क्वेश्चन आना चाहिए। तो एक तरीके से हमने एक प्रयास किया है कि कैसे ब्रेक करना है क्वेश्चन को, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आप आंसर लिख सकें। क्योंकि देखिए यूपीएससी में है ना, बोला जाता है कि अगर 10 नंबर है ना, तो अगर 10 में से 3 सब हेडिंग चाहिए उसको। हम्म एक सब हेडिंग करके लिख दीजिए ना, तो थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाता है। और सब हेडिंग निकले कहाँ से? यही क्वेश्चन से ही निकलेंगे, वही टेम्पलेट जो आप बात करें ना, जैसे जैसे क्वेश्चन ब्रेक करिएगा, वही आपका सब हेडिंग बनेगा, और उसी तरीके से टेम्पलेट बनेगा। देखिए कोई टेम्पलेट यार ऐसा, देखिए यूनिवर्सल कुछ नहीं होता है। जो क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन, जैसे आपने डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे एक ही पार्ट पूछा हो? हर जगह मैंने बोला कि तीन बॉक्सेस बनाए, चाहे 4 बॉक्सेस बनाए, वो बॉक्सेस ही तो हैं पार्ट। वो पार्ट को हर एक एड्रेस करिए, वो टेम्पलेट हो गया आपका। यही है टेम्पलेट, मतलब मेरी समझ से तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन ब्रेक करके उसको हर एक पार्ट को आंसर करना शुरू कर दिए, तो वही टेम्पलेट है। बाकी आपका कुछ हम्म टेम्पलेट रिलेटेड स्पेसिफिक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछा जा सकता है इसमें। और यार मतलब ये बात तो मतलब जनरली आपको पता ही होगा कि जो मेंस एवेल्युएशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिटेल में एवेल्युएशन नहीं होता है। तो अगर आपके पास ये टैलेंट है कि आप क्वेश्चन को ब्रेक करके मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट भी, आप ऐसा नहीं कि हर हर पॉइंट के नीचे आप 9 9 पॉइंट जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप हाँ लिखने चाहिए, मतलब एक सब हेडिंग आपने बनाया तो कम से कम 5 पॉइंट तो लिखना ही चाहिए। तो सब हेडिंग्स में आप अगर ब्रेक कर रहे हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर जो आंसर चेकिंग होती है वो जनरली वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, अगर अच्छा आदमी है तो पूरा एकदम वर्ड वर्ड बाय वर्ड देख के वो पढ़ेगा। लेकिन जनरल जो इवेल्युएशन होता है वो वर्टिकल चेकिंग होती है, वो देखेगा कि क्वेश्चन के ये 3 पार्ट थे, 3 पार्ट में अगर आपने एक पार्ट मिस कर दिया है, और बाकी 2 पार्ट में आप भले मतलब बहुत बेहतरीन सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले से भी बढ़िया आंसर आप लिख के आए हैं, लेकिन अगर आपने एक पार्ट मिस कर दिया, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पार्ट था, तो आपका एवेल्युएशन जो है वो 10 नंबर पर ही होगा, क्योंकि वो उसको दिख रहा है कि एक पार्ट तो आपने एड्रेस ही नहीं किया है। तो एड्रेस करना बहुत जरूरी है हर पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब और ये मतलब सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, इंट्रो कंक्लूजन आप सॉर्ट कर लीजिए, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग और पॉइंट जनरेशन भी एक अलग कला होती है। वो कला भी हम लोग सीखेंगे, आंसर राइटिंग के अलग क्लासेस होंगे। तो ब्रेन स्टॉर्म करना, जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे बाउंसर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी वर्क फ्रॉम होम, और जो जो प्रेडिक्ट नहीं करता है इंसान सोशोलॉजी में,
लेकिन फिर भी आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, पॉइंट जनरेट करना, ये बहुत सीखना पड़ेगा। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से जैसे पॉइंट नहीं आ रहा है, एक एक पॉइंट ही आ रहा है, लेकिन सिलेबस के दूसरे पार्ट से, GS2 से, एथिक्स से कैसे लिंक करके आपको, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप एटलीस्ट 6-7 पॉइंट तो निकाल ले रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मेंस में आप पहले पढ़ना सीखते हो, कि पहले पढ़ा, फिर आपने नोट्स बनाया, फिर आप लिखना सीखते हो। पहले लिखना सीखते हो, उसके बाद आप अच्छा लिखना सीखते हो। आप ये सोचोगे कि आपने टॉपर का आंसर देखा, तो वो टॉपर की का जो आंसर आपको दिख रहा है, वो उसकी 4 साल की, 3 साल की मेहनत है जो आपको एक फाइनल रूप में आपको दिख रही है। लेकिन आप अगर सोचोगे कि डे 1 से आप मतलब टॉपर के स्तर पे पहुंच जाए, तो जाहिर से एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन आप ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है वो, एक एक दिन में आप वहां नहीं पहुंच जाएंगे। पहले आप लिखना सीखिए। आप डेली कम से कम 2 आंसर आप लिखिए यहां से। जैसे हम लोग कल से मतलब जो सब्जेक्ट वाइज अगर टॉपिक वाइज करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए रीजनलिज्म हमने कवर कर दिया, तो रीजनलिज्म के जो भी PYQs पूछे हुए हैं उसको आप लिखिए। दो दो आंसर भी आप रोज लिखते हैं ना यार, और यहां से मतलब आप मतलब लिखते रह जाते हैं। आप इसको मतलब ऐसा रेफ्लेक्स बना लीजिए कि सुबह उठ के 2 आंसर लिख देना है। तो वो कंपाउंड इफेक्ट उसका इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको फिर मतलब बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आप रहेंगे प्रीलिम्स के बाद। क्योंकि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि प्रीलिम्स तक मतलब खास तौर पे जिन लोगों ने प्रीलिम्स का फेलियर देखा होता है, वो मेंस के बारे में सोचते ही नहीं है, प्रीलिम्स को ही बहुत सब कुछ समझते हैं। तो मेंस प्रीलिम्स तक आपने अगर थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, और आपके नोट्स बने हुए हैं, आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। एक कहावत है ना कि यूपीएससी फ्रेटर्निटी में एक कहावत है कि जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक गरजते हैं, वही अगले मेंस में बरसते हैं। तो अब अभी आपका गरजने का समय है, आपका नोट्स बनाने का समय है, आंसर राइटिंग करने का समय है। बिल्कुल भी प्रीलिम्स का डिस्कशन तो आप किसी से करिए ही मत। अगले 3-4 महीने तक मेंस में अच्छे से लग जाइए, आपका नोट्स बन जाएगा, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आप रहेंगे, आप यकीन मानिए। और जहां तक नोट्स की बात रही, देखिए 2 तरह के नोट्स हम लोग बनवाएंगे। एक तो नोट्स आपका रहेगा कि मतलब जो थीम वाइज नोट, जो टॉपिक लिखा हुआ क्या बोलते हैं रविश भाई, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप जा सकते हैं। चलिए हाँ सबको थैंक यू। और हाँ फिर अगले सेशन में मिलेंगे, थोड़ा सा कुछ अर्जेंट वर्क है, मैं निकलता हूँ, हाँ, ठीक ठीक है। है भाई, चलिए। ठीक है। ओके ओके हाँ, ओके। तो जो नोट्स की मैं बात कर रहा था, नोट्स हम लोग दो दो तरह के नोट्स हम लोग बनाएंगे। तो पहले तो थीम वाइज नोट्स हैं, जो सिलेबस में जो चीजें मेंशन्ड है, जो इनविजिबल पार्ट ऑफ सिलेबस है, उसका नोट्स हम लोग बनवा देंगे। और नोट्स मतलब ऐसा वैसा नहीं कि मतलब 1000 पेज का नोट्स, मतलब ऐसे नोट्स जहां से आपका क्वेश्चन मतलब आंसर करने में आपको आसानी होगी। वो सारे नोट जो हम लोग का इतने साल का मेहनत है, वो सारी चीजों का निचोड़ आपके सामने रखेंगे। क्योंकि कोई मतलब नहीं यार, देखिए रीजनलिज्म में लिखवाने को 100 पेज का भी लिखवाया जा सकता है, 2 पेज 200 पेज का ही लिखवाया जा सकता है। लेकिन 200 पेज का लिखकर आप क्या करेंगे, जब आपको एक क्वेश्चन आएगा मेंस में, और मैक्सिमम 250 वर्ड लिखना होगा, वो भी 10 मार्कर में आ गया तो 150 वर्ड। और समय भी तो है यार। मान लीजिए आपने लिख लिया दुनिया का सबसे बेहतरीन आंसर, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन आंसर लिखने में भी अगर 15 मार्कर है तो 12-13 मिनट ले लेगा ना। तो यहाँ लड़ाई सिर्फ मतलब कंटेंट से नहीं है, बहुत वैल्यू एडिशन से नहीं, यहाँ लड़ाई समय से भी है। तो इसलिए हम लोग बहुत क्रिस्प नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जो थीम वाइज जो पूछा हुआ है पिछले 12-13 सालों में, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी वैल्यू एडिशन के साथ, फैक्ट के साथ। तो सबसे पहले तो थीम वाइज आपके नोट्स बन जाएंगे। रीजनलिज्म अलग हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, और जो भी चीजें कम्युनलिज्म हो गया, सारे नोट्स बन जाएंगे। उसके अलावा कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एडिटिव्स होंगी, जो आपको स्प्रिंकल करना होगा। जैसे कमिटीज का, एक कमिटी का सोशोलॉजी रिलेटेड कमिटीज का एक अलग लिस्ट दे देंगे, 8-10 कमिटीज। थिंकर्स का कम से कम 8-10 थिंकर्स का लिस्ट दे देंगे। उसके अलावा डेटा दे देंगे, डेटा मतलब सोशलॉजी से रिलेटेड। उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सब चीजें क्या है कि कोई भी आंसर आया आपको सोशलॉजी का, तो उसको सोशलॉजी टच देने के लिए आपको ये सब चीजें स्प्रिंकल करना होगा। जैसे आपने एजुकेशन लिखा, तो एजुकेशन के आगे लिखिए कोई भी कमिटी, एजुकेशन से रिलेटेड। हेल्थ है तो हेल्थ से रिलेटेड लिखिए कमिटी। ट्राइबल है तो जाजा कमिटी, और बहुत सारी कमिटीज हैं। उसको बस ज्यादा नहीं, बस वो ट्राइबल का पॉइंट लिख के बस वो कमिटी का नाम ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देना है। तो थीम वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, और कुछ एडिटिव्स प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कमिटीज के सब्जेक्ट स्पेसिफिक कमिटीज प्रोवाइड कर दिया हमने, थिंकर्स प्रोवाइड कर, और ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 40-50 थिंकर प्रोवाइड कर दिया है और आप कंफ्यूज हो गए किसको कोट करें कैसे। लेस इज मोर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोशलॉजी से रिलेटेड आठ आठ थिंकर्स भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 6-7 थिंकर्स को के अच्छी अच्छी बातें आप लोग याद करिए, और सिलेबस से मैप करके कि इन्होंने निवेदिता मेनन है, इन्होंने फेमिनिज्म पर ऐसा बोला है, विमेन पर ऐसा बोला है, और मतलब जबरदस्ती उसको कोट करके आइए। अगर आपके पास कम चीजें हैं पढ़ने के लिए और कम थिंकर्स हैं याद करने के लिए, तो आप वो आंसर में आएगा ही आएगा।
अगर आप 50 थिंकर्स को आपने याद कर लिया, और सिलेबस बहुत बड़ा है ना यार, 50 थिंकर को आपने याद कर लिया, लेकिन वो 7 मिनट पे वो आंसर पर नहीं आ पाएगा, तो क्या मतलब है उसका? आपको यहाँ सेल करना है आपका आंसर। तो आपका आंसर स्टैंड आउट करने के लिए कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपके रिफ्लेक्स में है, कि जहां मतलब स्किल वाली बात आई तो तुरंत आपका डेटा माइंड में क्लिक कर देना चाहिए कि 5% ऑफ द इंडियंस आर, ओनली 5% इंडियंस आर फॉर्मली ट्रेंड। या कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, वो सब जो संकल्प स्ट्राइव वगैरह, ये सब जो स्कीम्स हैं, या फिर रिफ्लेक्स में होना चाहिए। तो वो रिफ्लेक्स में तभी होगा जब मतलब आपने उसको 1000 बार सेम चीज प्रैक्टिस किया है। वो चांदनी चौक में कहता है ना कि मतलब मैं उस मूव से नहीं डरता जो मतलब 1000 मूव किसी को आते हैं, मैं उससे नहीं डरता, लेकिन मैं उस मूव से डरता हूं जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो जो जो कमिटीज, जो थिंकर आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया है, वो आपके रिफ्लेक्स में आ जाने चाहिए, और वो जब आंसर में आएंगे तो वो मतलब बहुत अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, बहुत ज्यादा आप करने जाएंगे तो वो मतलब बहुत ओवर हो जाएगा, और कई बार वो समय के साथ कभी पेपर भी नहीं कंप्लीट हो पाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये सब चीजें हैं। बाकी आप लोग का डाउट हो तो आप पूछिए। कल से हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक नोट्स भी बनाएंगे, और आंसर राइटिंग भी करेंगे। बाकी सतपाल भाई, आप भी अगर कुछ प्रकाश डालना चाहें। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग यार कम्युनिकेट कर देंगे। आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी जल्दी में शेड्यूल हो गई है। रात को करने का प्लान था, लेकिन अभी करना पड़ा है कुछ अर्जेंसी की वजह से। नहीं तो आप लोग को टाइमिंग कम्युनिकेट कर दी जाएगी, अगले क्लास से पहले ही कम्युनिकेट कर देंगे। यार नहीं नहीं, आप कुछ लैक नहीं करोगे, आप यूपीपीसीएस वाले ग्रुप में हो तो बहुत ज्यादा आप लैक नहीं करोगे। बस जो यूपी यूपी स्पेसिफिक जो चीजें हैं, मतलब उसके लिए अलग से नोट्स आपका बनवा देंगे। जो GS5 GS6 का है, अब वो आपका अलग से नोट्स बनाया, बाकी सबका तो आप सेम ही है, ऐसे सेम है, GS1 2 3 4 सेम है, तो आप इसको फॉलो करिए। हम्म, बाकी ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, हम्म, चलिए ठीक ठीक है, है। थैंक यू। बाय एवरीवन।